ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कल के सत्र में स्टूडेंट जॉब क्राइसिस या एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट को चर्चा में ला रहा था। मैंने आप लोगों के साथ कल के पूरे सत्र में, कल का जो पूरा सेशन था मेरा, उसमें मैंने आप लोगों के बीच में अपने टॉपिक में लेबर सेक्टर की जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपके बीच में उजागर किया, उनकी समस्याओं का लेखा जोखा आपके बीच में प्रस्तुत किया। तो लेबर सेक्टर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको हमने वर्गीकृत करके समझने की कोशिश की कल के सत्र में। कल के सत्र के जो आखिरी के 15 मिनट थे उस पर मैंने एक डिबेट आपके साथ चालू करी थी कि क्या भारत में रोजगार के जो आंकड़े हैं, क्या भारत में एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा हैं, उन डेटा पर कोई विवाद है क्या, उन डेटा पर कोई डिबेट है क्या, उन डेटा पर कोई विवाद है क्या। तो हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पहले एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या होते हैं और फिर डिबेट क्या है। तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। और कल के सत्र में मैंने आखिरी के 5 मिनट में बहुत अच्छा टर्म आपके साथ शेयर किया था कि अगर इस एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट को पढ़ना हो तो पहले दो चीजें जान लीजिए कि भारत में नौकरियों का संकट है, इंडिया हैज अ जॉब क्राइसिस रादर देन एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। भारत में नौकरियों का संकट है, रोजगार का संकट। हम कहते जरूर हैं कि नौकरी और रोजगार एक ही चीज है, लेकिन टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। जो जॉब होती है उनका मतलब है एक ऐसी परमानेंट जॉब जहां पर आपको एक कैजुअल वेज लेबर के रूप में देखा जाएगा, जहां पर आपका एक स्थायी सैलरी होगा और प्रोविडेंट फंड होगा, सोशल सिक्योरिटी होगा, इंश्योरेंस स्कीम होगी इत्यादि। तो वो जो आपकी जॉब है स्टूडेंट, उसमें स्थायित्व है। और वह जॉब जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहां कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, जिसमें केवल औपचारिक रूप से आपको रख लिया गया है और वेतनमान जरूर मिल रहा है, लेकिन उसकी औपचारिकता कभी भी समाप्त हो सकती है, वो आपका केवल और केवल एक एम्प्लॉयमेंट है। और भारत में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऑल जॉब आर वेज लेबरर्स बट ऑल वेज लेबरर्स आर नॉट जॉब। भारत में सभी प्रकार की नौकरियां, भारत में सभी प्रकार की नौकरियां, ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। भारत में सभी प्रकार की नौकरियां एक वेतनमान आधारित श्रम है। भारत में सभी प्रकार की नौकरियां एक वेतनमान आधारित श्रम है, लेकिन सभी प्रकार के वेतनमान आधारित श्रम नौकरियां नहीं है। ऑल जॉब्स आर वेज लेबरशिप बट ऑल वेज लेबरशिप आर नॉट जॉब्स। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और वो इसलिए शेयर किया था स्टूडेंट कि हर प्रकार की नौकरी को आप नियोजन नहीं कह सकते, क्योंकि स्टूडेंट जो नौकरियां हैं वो एक वृहद संदर्भ है, और वृहद संदर्भ होने के कारण नौकरियों में आपको स्थायित्व मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, परमानेंसी मिलती है, ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। जबकि इंप्लॉयमेंट में तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट भी आ जाता है, वो एक स्वरोजगार भी आ जाता है। और मैंने कल आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा टर्म शेयर किया था कि सेल्फ इंप्लॉयमेंट कहने को इंप्लॉयमेंट है एक तरीके से स्टूडेंट, जो स्वरोजगार है वो कहने को रोजगार है, लेकिन लोग स्वरोजगार ज्यादातर विकल्पहीनता के चलते करते हैं, विकल्पों की वजह से नहीं करते हैं। अगर विकल्प मिले तो बहुत सारे स्वरोजगार में स्थापित लोग उस विकल्प को पसंद करेंगे जहां पर उन्हें स्थायी नौकरी मिल रही है, भले उनकी पेमेंट भले कम हो जाए, लेकिन स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट को मैंने एक शब्द के साथ निरूपित किया था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जो स्वरोजगार है वो एक तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है। डिसगाइज का मतलब रास्ता भटका हुआ स्वरोजगार तो, या रास्ता भटका हुआ बेरोजगारी तो हम नहीं कहेंगे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक तरीके से विकल्पहीनता के चलते लोगों के द्वारा तैयार किया गया स्वरोजगार। और स्वरोजगार अगर लोग तैयार कर रहे हैं विकल्पहीनता के चलते, तो उसका मेन कारण यह है कि अब उन्होंने सुनिश्चित ही कर लिया है कि अब उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में किसी स्थापित कंपनी में या सरकारी एजेंसी में उन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी, तो इससे बेहतर है जीवन यापन के लिए अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। ये सारे फैक्टर्स मैंने कल आपके बीच में शेयर किए थे। अब मुझे आज की क्लास स्टार्ट करनी है। आज की क्लास में हम पहली चीजें देखते हैं, कुछ फॉर्मुलेस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप एक हेडलाइन दे दीजिए, इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा। नौकरियों के आंकड़े या रोजगार के आंकड़े इकट्ठे करने हेतु कुछ जरूरी फॉर्मुले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डेटा निकलता कैसे है। या फिर सरल शब्दों में स्टूडेंट, बहुत ही सरल शब्दों में, रोजगार के आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, रोजगार के आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाते हैं, रोजगार के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे निकाले जाते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टूल्स टू कैलकुलेट एम्प्लॉयमेंट डेटा इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं। तो पढ़ना चालू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले रेड मार्कर से लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट डेटा को निकालने के लिए जो पहला फॉर्मुला होता है वो होता है, या पहला स्टेटमेंट होता है वो होता है, लिखते चलिएगा मेरे साथ। अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो लिखते चलिएगा। पहली चीज आती है, वो आती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब आबादी का जनसंख्या का कितना हिस्सा 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी का कितना हिस्सा, जनसंख्या का कितना हिस्सा 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में है। तो 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में, चाहे वो वर्क कर रहे हो, चाहे वो वर्क नहीं कर रहे हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो। मैंने जो डब्ल्यू और एन डब्ल्यू लिखा है उसका मतलब है वर्किंग नॉन वर्किंग। तो 15 से 59 वर्ष की आयु के कितने लोग, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, वो सब स्टूडेंट आ जाएंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन में। स्वाभाविक सी बात है, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन जितनी होगी उसमें सारे के लोग तो काम कर नहीं रहेंगे। कुछ लोग यूनिवर्सिटी में होंगे, कुछ लोग स्कूल में होंगे, कुछ लोग बीमारियों के चलते नहीं काम कर रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ महिलाएं होंगी जो काम नहीं कर रही हैं। तो वो जो काम नहीं कर रही हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो वर्तमान में राइट नाउ भारत की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो करीब हमारी आबादी का 63% है। हमारी टोटल आबादी समय अगर हम एक बेंचमार्क मान लें 144 करोड़, तो 140 करोड़ अगर हम मान लें, तो भारत में करीबन 140 करोड़ का 63% यानी कि करीबन 88 करोड़ भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब होता है 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच। और उसके बाद क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक बच्चों की उम्र होती है, साथ ही साथ 59 के ऊपर जो एज चली जाती है उसमें वृद्धावस्था काउंट होने लगती है। तो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन होती है उसको पहला बेंचमार्क माना जाता है 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। नहीं दे रहे हैं वो बात अलग है, कुछ अलग कारणों से, सामाजिक फैक्टर से, शैक्षणिक व्यवस्था से, अगर वो नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देने की क्षमता रखते हैं 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच के लोग। और भारत में ये संख्या बहुत ज्यादा है, 63% के आसपास है। इसीलिए भारत को स्टूडेंट जनसंख्या की लाभांश वाला देश कहा जाता है। वी हैव अ ह्यूज वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट्स पॉइंट नंबर 1। वर्किंग एज पॉपुलेशन जब निकाल ली जाती है तो उसके बाद दूसरा फॉर्मुला निकाला जाता है, वो होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, डब्ल्यूपीआर। ये सब जरूरी चीजें हैं, अच्छे से नोट करिएगा। डब्ल्यूपीआर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, डब्ल्यूपीआर। डब्ल्यूपीआर मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में कुल आबादी के कितने अनुपातिक रूप में, हमारी अर्थव्यवस्था में कुल आबादी या कुल जनसंख्या के कितने अनुपातिक रूप में लोग कार्य कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, जो वर्कर पॉपुलेशन लोग हैं, कितने लोग कार्य कर रहे हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मुला होता है डब्ल्यूपीआर इक्वल्स टू टोटल एम्प्लॉयड पीपल
टोटल एम्प्लॉयड पीपल, मतलब एम्प्लॉयड का मतलब आप समझ रहे होंगे, एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयड का मतलब चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रोजगार हो, रेडी पट्टी लगाने वाले लोग हो, चाहे फिर वो एक स्थापित नौकरी में हो, चाहे फिर वो एक कैजुअल लेबर हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज में हो, फॉर्मल में हो, इनफॉर्मल में हो, टोटल एम्प्लॉयड पीपल सब काउंट कर लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो भारत में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो चेंज होते रहते हैं, आंकड़े थोड़े से अव्यवस्थित भी नजर आते हैं इसमें, क्योंकि सरकारी एजेंसियां कुछ कहती हैं, साथ ही साथ प्राइवेट एजेंसियां जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआईई कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करती है। तो डिपेंड करता है कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, बेस क्या है, बेसिकली आपने टोटल पॉपुलेशन कितनी लेकर रखी हुई है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भारत में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो करीब 56% के आसपास है। तो हमारी आबादी का कुल 56% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में काउंट हो जाता है, डब्ल्यूपीआर। तो ये दूसरा फॉर्मुला होता है स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालने के लिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तीसरा फॉर्मुला आपने जब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाल लिया है, उसको काउंट कर लिया है, तो तीसरा फॉर्मुला होगा एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट याद रखिएगा, मैं ग्रोथ नहीं लिख रहा हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल एम्प्लॉयमेंट रेट लिख रहा हूं, यानी कि कितने लोग भारत में रोजगार से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट। अब स्टूडेंट जब मैं एम्प्लॉयमेंट रेट लिखता हूं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मुला होता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में कितने लोग योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। अब नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड का मतलब हम यहां पर बड़ी मात्रा में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सबको काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी बताया था करीबन 88 करोड़ के आसपास है, उनमें से कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मुला। एम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मुला नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से कंफ्यूज मत होइएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्या है, टोटल एम्प्लॉयड पीपल, वहां पे भी टोटल एम्प्लॉयड पीपल है, लेकिन डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन बेस यानी कि 140 करोड़ का है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर में वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वहां टोटल पॉपुलेशन है, यहां वर्किंग एज पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़, वर्किंग एज पॉपुलेशन 88 करोड़। तो एम्प्लॉयमेंट रेट इस तरीके से निकाला जाता है। तो भारत में अभी करीबन 15-20 दिन पहले, इसको मैं क्लास में दिखा भी रहा था एक बार आप लोगों के साथ, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डेटा निकलता है, KLEMS डेटा। बेसिकली ये है कितने लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, उसके बारे में एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है, KLEMS डेटा। तो इस डेटा के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस डेटा के अनुसार भारत में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है स्टूडेंट, भारत में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो टोटल योगदान कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर का काम कर रहे हो, चाहे लेबर का काम कर रहे हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ हो, मेरे कहने का मतलब है टोटल एम्प्लॉयड पीपल, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब मिला के करीबन 64 करोड़ के आसपास है। और सही मायने में यही भारत का एक श्रम बाजार माना जाना चाहिए 64 करोड़ के आसपास। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ क्या होती है, ये तो एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन 88 कर दो, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड 64 करोड़ कर दो, 64/88 निकाल लो, तो वो करीब आ जाएगा 70% के आसपास। अब साथ ही साथ अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ निकालना है, तो ग्रोथ क्या मतलब क्या होता है कि पिछले साल अगर 64 करोड़ थे तो इस साल कितने लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप कहोगे 64 करोड़ है, इस साल 65 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो फिर 1/64 करोड़ की ग्रोथ हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ कैलकुलेट की जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ जो है वो हमेशा चर्चा का विषय रहती है। सरकार क्लेम करती है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ करीबन 6-7% के आसपास चल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ। हालांकि जो आंकड़े होते हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा देखी जाती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ समझ रहे होंगे आप लोग। एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि रेट लिखा हुआ है तो इनटू 100 कर दो, तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। तो आपको एम्प्लॉयमेंट रेट जब आपको निकालना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो देखिएगा स्टूडेंट, वर्किंग एज पॉपुलेशन 88 करोड़ की है, टोटल लोग काम कर रहे हैं 64 करोड़। 24 करोड़ कौन होंगे, ये 24 करोड़ महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, कुछ ऐसे पुरुष होंगे जो किसी कारण से काम नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग आ जाएंगे 15 से 64 वर्ष के लोग। तो हम नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जब हम देखते हैं स्टूडेंट, उसमें बहुत बड़ी आबादी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, इसमें 15 से 59 वर्ष के लोग भी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट 15 से 59 वर्ष के अतिरिक्त भी लोग आ सकते हैं। भाई बहुत सारे लोग जो है 59 के बाद भी काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी मजबूरी के चलते लेबर बन जाते हैं। तो उन सबको ऐड कर हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो भारत में टोटल लोग जो काम कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो 1 से 14 के हो, 15 से 59 के हो, या फिर 59 से ऊपर के हो, वो टोटल 64 करोड़ के आसपास है। और इसमें से काम करने वाले जो लोग हैं वो सही मायने में जो रियल एक तरीके से योगदान कर रहे हैं वो बेसिकली 15 से 59 वाले हैं, क्योंकि 59 के ऊपर और 15 से नीचे साल की उम्र के जो लोग काम कर रहे हैं वो शायद मजबूरियों में ज्यादा कर रहे होंगे। हालांकि आज भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, लोग हेल्दी हो रहे हैं, लोगों की जीवन प्रत्याशा 70 के आसपास पहुंच रही है भारत में। तो अब 60 के ऊपर भी लोग बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में मजबूरियों में नहीं, स्वेच्छा अनुसार योगदान कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग 15 से 59 वर्ष के लोगों को ही वर्किंग एज पॉपुलेशन मानते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट कि भारत की टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन है स्टूडेंट 88 करोड़। उस टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन को साइड में रख देते हैं 88 करोड़, फिर ये निकाला जाता है कि कितने लोग अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन में हर कोई तो योगदान कर नहीं रहा होगा। 15 से 59 वर्ष का हर एक व्यक्ति तो योगदान कर नहीं रहा होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि स्कूल में हैं, आप जैसे कि कॉलेज में होंगे, कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा है लेकिन योगदान तो नहीं कर रहे हैं अभी। तो ऐसे लोगों को अलग करने के लिए नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड निकाला जाता है। तो जब नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आप निकालते हैं तो नैसर्गिक सी बात है, इसमें 0 से 15 वाले भी आ जाते हैं, इसमें 15 से 59 वाले भी आ जाते हैं, इसमें 59 प्लस वाले भी आ ही जाते होंगे। और इनमें से कितने लोग एक्चुअली में अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड के माध्यम से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार भारत में टोटल 64 करोड़ लोग इकोनॉमी में किसी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में काम कर रहे हैं 64 करोड़। वर्किंग एज पॉपुलेशन 88 करोड़। अब ये मत सोचिएगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कम है, वो तो नेचुरल सी बात है भाई। 15 से 59 वर्ष के लोग जो हैं वो ज्यादा है भारत में, क्योंकि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कंट्री है, यंग कंट्री है, यूथ कंट्री है। तो 88 करोड़ लोग यहाँ आ जाते हैं, उनमें से हर कोई तो योगदान कर नहीं रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 0 से 15 वाले में भी बहुत ही कम लोग योगदान करेंगे, 59 से ऊपर वालों में भी बहुत कम योगदान करेंगे, और 15 से 59 वाले भी लिमिटेड लोग योगदान कर रहे हैं। तो इन सबको ऐड करके निकाला जाता है एम्प्लॉयमेंट रेट। फॉर्मुला याद रखिएगा,
इन पे ज्यादा दिमाग पच्ची मत करिएगा कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने हैं हमारी कंट्री में। नो, ये कोई नहीं पूछता है, बस फॉर्मुला याद होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। हमारे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत में नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो वर्कफोर्स है वो करीब 64 करोड़ की होगी। लेकिन हम अच्छी वर्कफोर्स टोटल 64 करोड़ नहीं मानेंगे, तैयार रखना। टोटल वर्कफोर्स 64 करोड़, लेकिन अच्छी वर्कफोर्स केवल 15 से 59 वाली मानेंगे, और वो भी कॉस्टली कराता है। तो तीसरा फॉर्मुला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, एम्प्लॉयमेंट रेट। जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद चौथा फॉर्मुला निकाला जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म। श्रम बल सहभागिता दर लिख लीजिएगा, श्रम बल सहभागिता दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल सहभागिता दर, श्रम बल सहभागिता दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस फॉर्मूले को। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला होता है LFPR कहते हैं इसको। महिलाओं का, पुरुषों का अलग अलग निकाला जाता है, टोटल निकाला जाता है, अर्बन एरिया में अलग निकाला जाता है, रूरल एरिया में निकाला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल पीपल इन लेबर फोर्स, टोटल पीपल इन लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट यही कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और LFPR यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो LFPR इक्वल्स टू पीपल इन लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, टोटल पीपल इन लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टोटल पीपल इन लेबर फोर्स हम किसे बोलते हैं। पीपल इन लेबर फोर्स, पीपल इन लेबर फोर्स मतलब कि हम किन लोगों को लेबर फोर्स का हिस्सा कहेंगे और किस माध्यम से कहेंगे। तो आपको यहां पर दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो पीपल इन लेबर फोर्स का मतलब होता है वह लोग जो वर्किंग है, वह लोग जो वर्किंग है, वह लोग जो कार्यरत हैं। अब जैसे मैं लेबर फोर्स का हिस्सा हूं क्योंकि मैं कार्यरत हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, क्या आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम आपको लेबर फोर्स का हिस्सा मानेंगे, क्या हम आपको लेबर फोर्स के हिस्से में काउंट करेंगे? इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ही स्पष्ट चीज है स्टूडेंट कि पीपल इन लेबर फोर्स में दो लोग आते हैं, मेनली तीन काउंट किए जाते हैं लेकिन हम दो की बात करते हैं। नंबर 1 जो लोग वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग काम की तलाश में है, लुकिंग फॉर वर्क। जो लोग वर्किंग है या जो लोग काम की तलाश में है, W और काम की तलाश में। काम की तलाश का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयड वर्कर होंगे। भाई काम की तलाश में कौन होता है? अनएम्प्लॉयड वर्कर होता है। तो इसमें स्टूडेंट वर्किंग और अनवर्किंग, वर्किंग W, आई होप W ठीक से दिखा होगा, वर्किंग और अनवर्किंग, लुकिंग फॉर वर्क और वर्किंग दोनों आ जाते हैं। रोजगार वाले लोग और बेरोजगार लोग दोनों आ जाते हैं। तो भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है। दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट? इन दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है? दोनों में सेम चीज क्या है? इन दोनों में वर्किंग एज पॉपुलेशन डिनोमिनेटर है, यहां भी वर्किंग एज पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में है। यहां पर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, यहां पर पीपल इन लेबर फोर्स लिखा हुआ है। सर फर्क क्या होता है इनमें? फर्क ये होता है स्टूडेंट, ये जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं, इसमें हम इसमें सभी प्रकार के एज ब्रैकेट को शामिल कर लेते हैं, 0 से 15, 15 से 59, 59 से ऊपर। जबकि जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो हम इसमें केवल एक एज ग्रुप काउंट कर लेते हैं, 15 से 59। इसमें हम केवल एक एज ग्रुप काउंट करेंगे, 15 to 59। इसके अतिरिक्त जो एज ग्रुप है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें हम लोग एक ही एज ग्रुप काउंट करेंगे, 15 to 59, वो ज्यादा आवश्यक है। और इसमें कौन लोग आ जाएंगे स्टूडेंट? इसमें वो लोग आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है, जो वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, दोनों आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इन दोनों में फर्क क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना ऐसा प्रतिशत संदर्भ है जिसमें सभी लोग को काउंट किया जाएगा कि वो काम कर रहे हैं। और काम करने की एज ब्रैकेट कोई नहीं होती है। आप काम कर रहे हैं मजबूरियों में भी कर सकते हैं और बेसिकली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो है वो जब एम्प्लॉयमेंट रेट में कैलकुलेट किया जाता है तो उसे न्यूमरेटर में रखा जाता है। और यहां पर जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में दोनों चीज कॉमन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 से 59 वर्ष की होती है, 88 करोड़ के आसपास है। अब उनमें से कितने लोग लेबर फोर्स का हिस्सा है? तो पीपल इन लेबर फोर्स जो आते हैं स्टूडेंट, जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो उसमें वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों आ जाते हैं। अब आपसे प्रश्न है, क्या आप लेबर फोर्स का हिस्सा हैं? आप बिल्कुल है भाई लेबर फोर्स का हिस्सा, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूं तो मैं भी हिस्सा हूं, आप नॉन वर्किंग है आप भी हिस्सा है। लेकिन यहां पर एक ये जो लुकिंग फॉर वर्क वाला फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ओवरऑल लेबर फोर्स में आपको जरूर काउंट कर लेंगे। लेकिन जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालेंगे, जब हम श्रम बाजार सहभागिता दर को काउंट करेंगे, तो श्रम बाजार सहभागिता दर को काउंट करते वक्त हमें केवल उन लोगों को काउंट करना है कि जो लोग रोजगार में हैं, काम कर रहे हैं और काम की तलाश में हैं। अब आप अपने आप को आंसर करिए कि आप काम की तलाश में है क्या। अब आप ये मत बोलिएगा कि हम काम की तलाश में, हम बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से काम की तलाश में। आप इमीडिएट काम की तलाश में नहीं है कि बस काम मिला और आपने बस चालू कर दिया, चाहे वो 10,000 का हो चाहे 15,000 का, नहीं। अभी आप इस महत्वाकांक्षा में नहीं है, आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको बहुत बड़े संदर्भ में या बहुत बड़े संदर्भों के अंतर्गत हम उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के फॉर्मूले के अंतर्गत जो काउंटेबल फैक्टर्स में नहीं लेना चाहेंगे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो कहता है पीपल इन लेबर फोर्स में कितने ऐसे लोग हैं जो 15 से 59 वर्ष के हैं, वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क है, अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये काउंट किया जाता है। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास पांचवा फॉर्मूला आएगा, आखिरी, और आखिरी होगा स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जब हम चीजें निकालेंगे तो इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, लिख देते हैं यहां लिखते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन, यहां डिनोमिनेटर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिनोमिनेटर में हम यहां लिखेंगे टोटल लेबर फोर्स, और फिर क्योंकि रेट है तो आप इनटू 100 कर दीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल लेबर फोर्स। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं, जरा उन आंकड़ों की स्पष्टीकरण आपके साथ दे देता हूं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो करीबन 57% के आसपास है, 57% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2022-23 यानी कि 30 जून 2023 तक भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
वो 3.2% और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करीबन 57% के आसपास रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, जो कि ध्यान रखने योग्य है, ऑब्जर्व करने योग्य है कि हमारे यहाँ जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाल रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल रहे हैं तो आंकड़े आ रहे हैं 57% और 3.2%। अब जरा इन्हीं आंकड़ों में मैं एक दो बिंदु और शेयर करूंगा, जरा एक बार मैं आंकड़े और स्पष्ट करूं कि मैं आंकड़ों में कुछ चीज भूल तो नहीं रहा हूं कि मैंने सही आंकड़े दिए हैं कि नहीं है। 3.2%, 57%, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो करीबन 56% के आसपास है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मैंने 63% बताया था, जो कि 85% के आसपास हम काउंट करते हैं, ठीक है। वर्कर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करी स्टूडेंट, जो कि 5 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जरा इनकी पुनरावृत्ति कर देते हैं और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु के वह लोग जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा है, चाहे वर्किंग है नॉन वर्किंग है, तो वो टोटल 63% के आसपास है। तो मैं और आप दोनों, आप लोग अगर नॉन वर्किंग है तभी आप इसमें काउंट होंगे, मैं अगर वर्किंग हूं तो भी इसमें काउंट होगा। तो टोटल भारत में ऐसे 15 से 59 वर्ष के लोग 63% लोग हैं जो कि बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे तो अपना योगदान कर सकते हैं, वो बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा है, टोटल 63% है। और इसीलिए भारत को एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला राष्ट्र कहा जाता है, भारत को एक जनसंख्यिकी लाभांश वाला राष्ट्र कहा जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब टोटल एम्प्लॉयड पीपल, टोटल एम्प्लॉयड पीपल स्टूडेंट, टोटल एम्प्लॉयड पीपल ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े ब्रैकेट में 15 से 59 वाले भी हो सकते हैं, 59 के ऊपर भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट 59 से कम उम्र के भी हैं और 15 से कम उम्र के भी हैं। तो टोटल एम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। यह भी एक जरूरी फॉर्मूला है जो कि एक आवश्यक है। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए 2 जरूरी फॉर्मूले, एम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट के तदुपरांत मैंने आपके साथ शेयर किया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आप लोगों को पता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रेट में होता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। जैसा मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड 15 से 59, 59 प्लस 0 से 15 सभी को आप ऐड कर लोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट रेट पता चलेगा, और वो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें आप वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है टोटल 64 करोड़ का, मतलब ये रेट नहीं है। तो अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो इसको 64 यहां रखोगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन में 88 करोड़ रखोगे, 64/88 करोगे तो 70% के आसपास आ जाएगा। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट 70% के आसपास है। अब उसमें ग्रोथ अगर निकालनी हो तो सीधी सी बात है, इस साल अगर 64 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे, अगले साल अगर 65 हो गए, 66 हो गए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितनी ग्रोथ हुई है 64 के कंपैरिजन में, तो आपको ग्रोथ रेट पता चल जाएगी। तो यहां पर निकाला जाता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सर एक बड़ा विवाद का विषय आता है, बड़े दिमाग में ना एक कांसेप्ट एकदम घूम जाता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या फर्क होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, कॉमन चीज है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब श्रम बल सहभागिता दर, डिनोमिनेटर दोनों में वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ऊपर यहां पर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड लिखा है, यहां पर पीपल इन लेबर फोर्स लिखा हुआ है, पीपल इन लेबर फोर्स जो कि योगदान कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तुरंत। तो वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क और लुकिंग फॉर वर्क, अभी अनवर्किंग है, अभी नॉन वर्किंग है, अनएम्प्लॉयड है और लेकिन काम करना चाहते हैं, अगर अगले दिन अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो तुरंत कूद पड़ेंगे काम करने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि आप इसमें अपने आप को काउंट मत करना स्टूडेंट, आप इसमें अपने आप को इसलिए मत काउंट करना क्योंकि आप जब लेबर फोर्स का हिस्सा हो सकते हो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का, लेकिन जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं तब आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग के पैरामीटर्स के अंतर्गत आना चाहिए। आप लोग अभी कहने को नॉन वर्किंग है, लेकिन क्या तुरंत अगले दिन काम मिल जाए तो तुरंत काम के लिए कूद पड़ेंगे क्या? नहीं कूदेंगे ना। तो इसलिए हम यहां पर लुकिंग फॉर वर्क लिखते हैं। लुकिंग फॉर वर्क मतलब अभी अनएम्प्लॉयड है, नॉन वर्किंग है, लेकिन काम मिल जाए तुरंत चालू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या जो होती है 15 से 59 वर्ष की। हाँ, यहां पर और इसमें फर्क क्या है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड में सभी प्रकार के एज ब्रैकेट के लोग आ जाते हैं, पीपल इन लेबर फोर्स में हम केवल 15 से 59 वर्ष के लोगों को काउंट करते हैं क्योंकि एक स्वस्थ मानव संसाधन ही इसको कहा जाता है। तो हम इसमें 15 से 59 वर्ष के लोगों को, उन लोगों को काउंट करते हैं जो या तो अभी काम कर रहे हैं या फिर तुरंत अगर काम मिल जाए तो काम करना चाहेंगे। फिलहाल अभी वर्किंग नहीं है, आप फिलहाल वर्किंग नहीं है, लेकिन तुरंत काम मिल जाए तो नहीं कूद पड़ेंगे क्योंकि आप एक बड़ी परीक्षा और एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तुरंत अवेलेबल नहीं है वर्क के लिए। भले आपको वर्क मिल जाए तो आप तो त्याग देंगे, करेंगे नहीं आप। तो जब हम ऐसे लोगों को, कि आप लोगों को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो कि 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, अभी वर्किंग है लेकिन साथ ही साथ काम की तलाश में भी। अब जैसे 16 साल में 10 क्लास का स्टूडेंट है, तो क्या वो भारत के लेबर फोर्स का हिस्सा है? जी हाँ है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु का उम्र का बच्चा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेबर फोर्स का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अगर वो काम देख रहा है, अगर वो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ काम देख रहा है और कल मिल जाए तो स्कूल जाना छोड़ के काम करना चालू कर देगा, तब हम उसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा मानेंगे, अदरवाइज वह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा नहीं है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वो लोग आते हैं जो 15 से 59 वर्ष की आयु के होते हैं एवं या तो वर्किंग है या फिर भले ही नॉन वर्किंग हो, लेकिन तुरंत काम मिलने पर कूद पड़ेंगे, भारत में योगदान देना चालू कर देंगे अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे लोगों को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। सरल शब्दों में पीपल इन लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आ जाते हैं, और खास करके वह अनएम्प्लॉयड जो कि काम की तलाश में है। टेक्निकली बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं लेकिन काम की तलाश में नहीं होंगे, लेकिन वह अनएम्प्लॉयड जो काम की तलाश में है वो आ जाते हैं लेबर फोर्स में। और यहां पर कितने लोग आते हैं? यहां तो केवल 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, यहां पर 15 से 59 वर्ष के अतिरिक्त भी आ जाते हैं। ये फर्क है एलएफटीआर और एम्प्लॉयमेंट रेट। तो भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो करीबन 57% के आसपास है। और अंत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब टोटल लेबर फोर्स। तो अब टोटल लेबर फोर्स आपको पता है कि हमारे यहाँ जो टोटल लेबर फोर्स है, टोटल लेबर फोर्स का मतलब क्या होगा कि 15 से 59 वर्ष की आयु के वह लोग या तो जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। तो इस तरीके से आप टोटल लेबर फोर्स निकाल लेंगे और इस टोटल लेबर फोर्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर आप रख देंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, और उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग काम की तलाश में हैं, अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है स्टूडेंट वो 3.2% के आसपास। आई होप आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और रेट के बाद मैंने इंटू 100 नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है, वो इंटू 100 तो हो गई होगा, अंडरस्टूड है। तो ये फॉर्मूलेस आप याद रखेंगे, इन 4 चीजों को याद रखेंगे। तो संक्षेप में स्टूडेंट, संक्षेप में आगे बढ़ने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एम्प्लॉयमेंट डेटा होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आई होप आप समझ जाएंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट डेटा होते हैं उनमें निकाला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है, नंबर 2 वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, नंबर 3 वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के तदुपरांत एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, चौथा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, और अंत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। और 5 फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं। अब एम्प्लॉयमेंट डेटा जो होते हैं ये 5 तरीके से निकाले जाते हैं, 5 को कैलकुलेट किया जाता है। इस पर आपको कोई विवाद अगर है या विवाद सामने आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आपने बेसिकली आंकड़े किस तरीके से कैलकुलेट किए, किन चीजों को इंगित किया है, किन चीजों को इंगित नहीं किया है। सरकारी एजेंसियां कुछ बड़े फैक्टर्स को काउंट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, और इन्हीं के चलते स्टूडेंट विवाद के विषय सामने आ जाते हैं। तो विवादों के विषय को एकत्रित करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। भारत में जो एम्प्लॉयमेंट डेटा होते हैं स्टूडेंट उनको बहुत बड़ी मात्रा में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है।
और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बॉडी थी, और आप तो जानते हैं आजकल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक एकल बॉडी बना दी गई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ। तो भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक बॉडी है और यह बेसिकली इंप्लॉयमेंट डेटा कैलकुलेट करती है। और भारत में जो इंप्लॉयमेंट डेटा है उसे कैलकुलेट करने के लिए 4 प्रकार के वर्टिकल ध्यान में रखे जाते हैं। लिखिएगा मेरे साथ। भारत में जब नौकरियों के आंकड़े इकट्ठे होते हैं, इन 5 चीजों को इकट्ठा करना है तो विशुद्ध रूप से 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। नंबर 1, हाउस होल्ड सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे लिखते चलिएगा। हाउस होल्ड सर्वे, घरेलू सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, घरेलू सर्वे। घरेलू सर्वे किए जाते हैं, पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं, काम किस प्रकार का करते हैं, स्त्री काम करते हैं कि नहीं, पुरुष काम करते हैं कि नहीं, बच्चे काम करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से इंप्लॉयमेंट डेटा कैलकुलेट करते हुए हाउस होल्ड सर्वे कैलकुलेट किए जाते हैं। हाउस होल्ड सर्वे के साथ साथ स्टूडेंट इंप्लॉयमेंट डेटा कैलकुलेट करते हुए भारत में कुछ एंटरप्राइज सर्वे कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ एंटरप्राइज सर्वे निकाले जाते हैं। एंटरप्राइज सर्वे मतलब सरकारी नौकरियों या सरकारी संस्थाओं के आंकड़े निकाले जाते हैं, एंटरप्राइज सर्वे निकाले जाते हैं। जैसा कि नंबर 1, भारत में जितनी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उनके डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत ध्यान से लिखिएगा इन सब बातों को, क्योंकि ये बेसिकली आपके टेक्निकल टर्म्स हैं और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्राइज सर्वे निकाला जाता है, एमएसएमई डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं। एमएसएमई डेटा का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितने एमएसएमई है इंडिया में, कितने लोगों को नियोजित किया हुआ है, कितने लोगों की छटनी कर दी, कितने लोगों को भर्ती किया हुआ है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। तो एमएसएमई डेटा निकाले जाते हैं। एंटरप्राइज सर्वे मतलब उद्योगों के सर्वे। साथ ही साथ एमसीए 21 का डेटा देखा जाता है। एमसीए 21 में समझा देता हूं। एमसीए 21 मतलब देखिएगा, दुनिया की भारत की जितनी भी कंपनी है उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है एमसीए 21, और एमसीए 21 का डेटाबेस देखकर सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी इनकम टैक्स कितना भरती है, कंपनी रेवेन्यू कितना है, कंपनी के कर्मचारी कितने हैं। तो सरकार कहती है कि नौकरियों के आंकड़े के लिए आपको सरकारी आंकड़ों पर रिलाय करना पड़ेगा। तो एमसीए 21 के डेटा देखने बहुत जरूरी है। एमसीए 21 के डेटा का मतलब है कि वह डेटा जो कि भारत में उद्योगों का डेटा है। और एक याद रखिए, चाहे कंपनी लिस्टेड हो बाजार में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, लेकिन सब प्रकार की कंपनियों को एमसीए 21 का डेटा भरना पड़ता है, ये अनिवार्य है। तो एमसीए 21 का डेटा जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, जब आप कभी कोई कंपनी खोलेंगे और अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे हम एमसीए 21 डेटाबेस कहते हैं, और उसे हर वित्त वर्ष के एंड में अपडेट करना पड़ता है कि कितना ईपीएफओ भरा या फिर कितने कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स की क्या डिटेल है। तो कंपनियों की सभी प्रकार की जानकारी आपको एमसीए 21 डेटाबेस से मिलेगी। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग नियोजित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बस एक फर्क यह है कि इस प्रकार के आंकड़ों से आपको केवल संगठित क्षेत्र की जानकारी मिलेगी, आपको केवल फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाउस होल्ड सर्वे, एंटरप्राइज सर्वे। तीसरा सर्वे होता है स्टूडेंट, जो भारत में नौकरियां निकाली जाती है, नौकरी के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें तीसरा सर्वे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का मतलब कुछ सरकार की संस्थाओं के आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि कितने लोगों को नया रोजगार मिला। इससे यह निकालना आसान होता है कि इंप्लॉयमेंट रेट ग्रोथ कितनी है, किस दिशा की ओर जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे में मुख्यतः इनके आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ का डेटा, या फिर एक संस्था है ईएसआई, आपने सुना होगा ईएसआई करके एक संस्था है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस मिलता है, ईएसआई का डेटा देखा जाता है। साथ ही साथ आजकल पेंशन योजना चल रही है, एनपीएस, केंद्र के जितने बाबू हैं उन सबके लिए एनपीएस योजना चल रही है, तो एनपीएस का डेटा देखा जाता है, ईपीएफओ का डेटा देखा जाता है, ईएसआई का डेटा देखा जाता है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के अनुसार ये पता लगाया जाता है कि कितने नए लोगों को रोजगार मिला है, कितने नए लोग नियोजित हुए हैं अर्थव्यवस्था में। और अंत में स्टूडेंट चौथा डेटा जो देखा जाता है, यही लिखते हैं, चौथा डेटा जो देखा जाता है गवर्नमेंट स्कीम डेटा या गवर्नमेंट स्कीम सर्वे। जो सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा रोजगार जो है सरकारी योजनाओं से भी मिलता है, भले वो अकुशल कार्य हो, लेकिन सरकारी योजनाओं का भी फर्क पड़ता है। नौकरियां डेवलप करती हैं सरकारी योजनाएं, भले वो अल्पकालिक हो, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए आपके एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने की क्षमता तो रखेंगी। तो स्टूडेंट ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, इनमें डेटा जो कैलकुलेट किए जाते हैं, इनमें मुख्यतः डेटा कैलकुलेट किया जाता है मुद्रा योजना का, क्योंकि मुद्रा योजना के माध्यम से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। भले भाई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है उसमें तो योगदान कर रहे हैं। तो मुद्रा योजना के डेटा देखे जाते हैं। साथ ही साथ मनरेगा के डेटा देखे जाते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मुद्रा के डेटा देखे जाते हैं, मनरेगा के डेटा देखे जाते हैं। और कौन सी योजना लिखूं? स्वनिधि के माध्यम से भी आजकल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से भी चेंज देखने को मिलता है। तो स्वनिधि के डेटा देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट भारत में जो नौकरियों के डेटा होते हैं उन्हें कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रही है, लेकिन अब यह एनएसओ में कन्वर्ट हो गया है। और भारत में जब नौकरियों के डेटा निकाले जाते हैं तो 4 प्रकार के अलग अलग घटक होते हैं, उनके माध्यम से नौकरियों के डेटा तैयार किए जाते हैं। हाउस होल्ड सर्वे, एंटरप्राइज सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम सर्वे, और उनके उदाहरण मैंने आपके साथ लिखे। और कैलकुलेट क्या किया जाता है? इन सबको, इन तमाम प्रकार के सर्वे को इकट्ठा करते हुए स्टूडेंट हम निकालते हैं नंबर 1, भारत में एक वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, नंबर 2 वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, नंबर 4 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, नंबर 5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। दो चीजें याद रखिएगा, 2 पॉइंट याद रखिएगा। एलएफपीआर भारत का है 57% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत का 3.2%, नवीनतम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े के अनुसार। तो इस तरीके से भारत में एम्प्लॉयमेंट डेटा निकाले जाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालने में एक संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसे अब मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट करके एनएसओ डाल दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ भारत में जो नौकरियों के डेटा होते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान लेबर ब्यूरो का भी होता है, लिखिएगा। तो भारत में जो एम्प्लॉयमेंट डेटा होते हैं उसमें लेबर ब्यूरो का भी बहुत बड़ा योगदान होता है स्टूडेंट। लेबर ब्यूरो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, उसका भी अच्छा खासा योगदान देखा जाता है। तो जो लेबर ब्यूरो है स्टूडेंट, लेबर ब्यूरो एक, मेरे साथ लिखिएगा, एक सालाना एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कराता है। लेबर ब्यूरो किसकी संस्था है भाई? भारत सरकार में बोलिएगा, वो तो मुझे भी पता है। लेबर ब्यूरो किसकी संस्था है? लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है, और लेबर ब्यूरो एक सर्वे कराता है, एनुअल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। इस सर्वे को कराने के लिए स्टूडेंट, इस सर्वे को कराने के लिए एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग रोजगार में हैं नहीं है, इनको इंगित करने के लिए। तो एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को कैलकुलेट करने के लिए 2 पार्ट होते हैं, 2 विशेष पार्ट सुनिश्चित होते हैं स्टूडेंट। एक होता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, एक होता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES, एक होता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES, और एक जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है उसके अतिरिक्त एक होता है एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे।
और इसके अतिरिक्त होता है एरिया फ्रेम, ये टी है, ठीक है, एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। अब इसकी कोई विशेष हिंदी तो हम तैयार करेंगे नहीं, जहां आवश्यक रूप से लगेगा वहीं मैं आप लोगों को हिंदी कहूंगा, क्योंकि ये तो आपके लिए नॉर्मल याद करने वाली चीजें हैं। क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे और एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, अब ये दोनों ही सर्वे सरकार ने अब इनकी उपयोगिता को लगभग समाप्त कर दिया है। क्यों किया है उसका कारण समझ लेते हैं। ये जो सर्वे है स्टूडेंट, एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, और ये जो सर्वे है इनकी बड़ी लिमिटेड कवरेज है, बहुत ही सीमित माध्यम में कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे है, इसमें केवल उस उद्योग को कैलकुलेट किया जाता है, उस क्षेत्र को कैलकुलेट किया जाता है जहां पे 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो, मोर देन 10 वर्कर्स। इसमें केवल एक क्षेत्र को कैलकुलेट किया जाता है जहां पर मोर देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि भारत में ज्यादातर लोग स्टूडेंट, भारत में ज्यादातर लोग क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और वहां पे 10 या 20 से कम कर्मचारी हैं, तो ये सही पिक्चर शो नहीं करता है क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे। इसका लिमिटेड कवरेज है, ये मैं लिखना चाहूंगा, इसका लिमिटेड कवरेज है, बहुत ही सीमित कवरेज है, ये भारत की सही पिक्चर शो नहीं करता है नौकरियों के आंकड़े के बारे में, लिमिटेड कवरेज है। और साथ ही साथ ये जो कवरेज है एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, ये जो कवरेज है यह कहने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जानकारी देता है, ये कहने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सुव्यवस्थित नहीं है स्टूडेंट। तो भारत में नौकरियों के जो आंकड़े हैं, नौकरियों के आंकड़े स्टूडेंट एनएसएसओ के माध्यम से आते थे और लेबर ब्यूरो के माध्यम से आते थे। साथ ही साथ लेबर ब्यूरो एक और सर्वे कराता था जिसका मैं केवल नाम लिख रहा हूं, काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। लेबर ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट के डेटा प्रस्तुत करता था और सालाना रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता था, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता था, लेकिन इसके आंकड़े बहुत ही सीमित संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते थे। एक होता था क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे, एक होता था एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। इनका बड़ा लिमिटेड कवरेज है स्टूडेंट, सीमित कवरेज है इनका, ये केवल 10 से ज्यादा वाले कर्मचारी वाली संस्थाओं की तरफ कवरेज करता था, और यह केवल एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करता था। इनका लिमिटेड कवरेज क्यों है? क्योंकि ये ना हर कंपनी के पास जाकर आंकड़े इकट्ठे नहीं करते थे। ये बेसिकली भारत में जो सांख्यिकी मंत्रालय है वो एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एएसआई। सांख्यिकी मंत्रालय एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एएसआई। तो उस एएसआई के आंकड़े को इकट्ठे कर बेसिकली सांख्यिकी का फार्मूला लगाकर ये अपनी औपचारिकता पूरी कर देते थे। तो इनके आंकड़ों में कमी थी स्टूडेंट, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सरकार आजकल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से बदलाव ला रही है, लेकिन वो बदलाव लाना जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि पीछे एनएसएसओ, यह जो संस्था है तमाम प्रकार के सर्वे कर डेटा लाती थी, और यह जो संस्था है जो इस तरीके से सर्वे कर डेटा लाता था, यह डेटा बेसिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं होते थे, ये लिमिटेड कवरेज होते थे, सरकारी डॉक्यूमेंट को पढ़कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर देते थे, या फिर बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि एक सांख्यिकी की रिपोर्ट पढ़कर दूसरी सांख्यिकी की रिपोर्ट तैयार कर ली, तो ये रियल पिक्चर शो नहीं करती थी इकोनॉमी का। और जहां पर कम से कम 64 करोड़ लोग स्टूडेंट, अगर हम आरबीआई के डेटा के अनुसार चलें, जहां पर 64 करोड़ लोग स्टूडेंट किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और अलग अलग आयु वर्ग के हैं, तो उनके बीच में केवल आंकड़ों का इस्तेमाल कर बेसिकली ग्राउंड रियलिटी को जज न करते हुए आंकड़ों का इस्तेमाल कर रोजगार या बेरोजगारी के आंकड़े देना सही रणनीति नहीं थी। तो इन्हें देखते हुए स्टूडेंट सरकार ने एक पैनल बनाया, पैनल का नाम था अरविंद पानगारिया पैनल। सरकार ने एक पैनल बनाया और सरकार ने एक पैनल बनाया अरविंद पनगारिया पैनल। अरविंद पनगारिया पैनल मतलब 2015-16 के आसपास था, और अरविंद पनगारिया पैनल के साथ साथ भारत में जो नौकरियों के डेटा से रिलेटेड एक डिबेट थी, क्योंकि जब केंद्र सरकार, ये जो अभी वर्तमान केंद्र सरकार है, जब इनका पहला कार्यकाल चालू हुआ था 2014 में, तो आते साथ इन्होंने एक चीज प्रस्तुत की थी, अगर आपको याद हो कि 2000 जब ये आए तो सबसे पहले तो जीडीपी का जो इनका बेस ईयर था वो चेंज कर दिया इन्होंने जीडीपी का बेस ईयर 15-16 कर दिया और ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला ले आया। आप लोग आजकल डिबेट सुन रहे होंगे, शायद मैं आने वाले दिनों में से पढ़ाऊंगा भी आप लोगों के साथ, कि सरकार ना अभी मुद्रास्फीति का बेस ईयर और जीडीपी का बेस ईयर एक ही करना चाहती है। अभी मुद्रास्फीति का बेस ईयर 2011 है, जीडीपी का बेस ईयर 2015 है, तो उसका बेस एक ही करना चाहती है, फॉर्मूले में चेंज करना चाहती है। तो जब मोदी वन सरकार आई तो उन्होंने जीडीपी का बेस ईयर चेंज कर दिया, और जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने के साथ साथ उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई कि ये बाबा आदम के जो सर्वे हैं लेबर ब्यूरो के, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के, इसे बंद करना होगा। तो इन्होंने पहला काम किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और जीडीपी कैलकुलेट करने वाली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको मिलाकर एनएसओ बनाया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने अरविंद पनगारिया पैनल बनाया और इनको कहा कि भैया एक बात बताइए, नौकरियों के आंकड़े सही तरीके से कैलकुलेट हो सके उसके लिए एक नया फॉर्मूला बताइए, जिसमें हम मनरेगा के आंकड़े भी इकट्ठे करें, ईपीएफओ के आंकड़े भी इकट्ठे करें, सरकारी योजनाओं की बदौलत कितनी नौकरियां डेवलप हुई है वो सब इकट्ठे करें। तो अरविंद पनगारिया पैनल, और अरविंद पनगारिया पैनल के ठीक पहले स्टूडेंट दो और पैनल चर्चा में आए थे, जिन्होंने पनगारिया पैनल को एक नई दिशा प्रदान करी थी, जो कि नौकरियों के डेटा से रिलेटेड डिबेट को ही सुलझाने का काम करते थे। तो दो और पैनल थे, अमिताभ कुंडू पैनल, और साथ ही साथ भारत के जाने माने सांख्यिकी शास्त्र के विशेषज्ञ टीसीए अनंत पैनल। तो स्टूडेंट भारत में पनगारिया पैनल, अमिताभ कुंडू पैनल और टीसीए अनंत पैनल की रिकमेंडेशन के तदुपरांत भारत में एक सर्वे चालू हुआ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है स्टूडेंट, यह बेसिकली 2017 का बेस ईयर है, इसका 2017 से चालू हुआ और 2017 को बेस ईयर मान के कैलकुलेट किया गया, पनगारिया पैनल के रिकमेंडेशंस के उपरांत किया गया। साथ ही साथ यह जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, यह 1 जुलाई से लेकर अगले वर्ष 30 जून तक होता है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, फिर 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक ऐसे चलेगा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्या क्या सामने आता है, कौन कौन से फॉर्मूले सामने आते हैं, आप लिख चुके हैं, आपको केवल औपचारिकता करनी है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रस्तुत करती है, सरकार वर्कर पॉपुलेशन रेशियो घोषित करती है, सरकार वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के साथ साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट प्रस्तुत करती है, पुरुषों का और महिलाओं का, और साथ ही साथ टोटल वो भी प्रस्तुत करती है, और साथ ही साथ स्टूडेंट ये भी बताने की कोशिश करती है कि मंथली कितनी जॉब्स ऐड हुई है, मंथली जॉब डेटा भी प्रस्तुत करती है, मंथली कितनी जॉब्स ऐड हुई हैं, कितनी जॉब्स घटी हैं, उन सबका आंकड़ा प्रस्तुत करती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अरविंद पनगारिया की पैनल की रिकमेंडेशन पे था, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो निकाला जाता है इसमें ईपीएफओ के डेटा, इसमें ईएसआई के डेटा, इसमें एनपीएस के डेटा, ये सब कैलकुलेट किए जाते हैं। ये सब होता है स्टूडेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब सरकार निकालती है तो सरकार मनरेगा का असर, इंपैक्ट ऑफ मनरेगा में कितने लोगों की नई भर्ती हुई, कितने लोगों ने काम चालू किया, इंपैक्ट ऑफ मनरेगा, इसको कैलकुलेट किया जाता है। मनरेगा को कैलकुलेट करने के उपरांत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है,
इसको भी देखा जाता है कि इसकी बदौलत कितने नए लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरीके से सरकारी योजनाओं को भी इकट्ठा किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये मेनली कैलकुलेट किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट रेट भी कैलकुलेट किया जाता है, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये बड़े फॉर्मूले कैलकुलेट किए जाते हैं। ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस का डेटा इकट्ठा किया जाता है। मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वनिधि, मुद्रा, बहुत सारी योजनाएं, सबके नाम नहीं लिख सकते। तो ये सब भी कैलकुलेट किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कैलकुलेट करते वक्त। और अरविंद पंगालिया की कुछ और रिकमेंडेशन थी जो कि सरकार ने अब तक नहीं मानी है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर मानी जाएगी। ये तो रिकमेंडेशन सरकार को दी गई थी और सरकार ने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन कुछ एक रिकमेंडेशन और है जिन्हें स्वीकार करना बाकी है। जैसे कि अरविंद पंगालिया सर ने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में एक एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स बनाया जाए। जिस तरीके से आज के भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें हमने अलग अलग बास्केट तैयार करके रखी हुई है, तो इसी तरीके से भारत में एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स भी तैयार किया जाए। और भारत में अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं, तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस के लिए भारत में नेशनल बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाए। भारत में नेशनल बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाए, एनबीआर जिसे कहते हैं, नेशनल बिजनेस रजिस्टर, उसको भी तैयार किया जाए। तो ये सरकार ने अब तक स्वीकार नहीं किया है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स और नेशनल बिजनेस रजिस्टर का कंसेप्ट नहीं आया है, लेकिन मान के रखिए आने वाले दिनों में ये जरूर आएगा। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एनालिसिस, डीप एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि समस्याएं वास्तविक रूप से कहां हैं, किन किन जगहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहली चीज स्टूडेंट, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी औपचारिकता फिर से करेंगे क्योंकि पहली बार ये टॉपिक आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में जब नौकरियों के आंकड़े निकाले जाते हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये कैलकुलेट किया जाता है। भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सभी लोग जो योगदान दे रहे हैं किसी भी आयु वर्ग के उनको देखा जाता है और वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड करने के साथ ही साथ ऊपर हम लेबर फोर्स को रखते हैं, लेबर फोर्स का वो हिस्सा रखते हैं जो कि या तो वर्किंग है या फिर वह वर्किंग नहीं है, लेकिन काम मिल जाए तो तुरंत काम करने तैयार हो जाएगा, यानी कि सर्चिंग फॉर जॉब, अवेलेबल फॉर वर्क। तो पीपल इन लेबर फोर्स को हम काउंट करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, और वो 57% लिखा हुआ जो कि दर्शाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार कि 57% है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है। तो भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहता है कि केवल 3.2% है। तो आप इसे अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं कि अब आप बताइए भाई ये डेटा कितना सही है कि केवल 3.2%, केवल 3.2%। आप एक स्लाइड दिखाते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, यहां कहीं पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, लेकिन मैं सामने खड़ा हूं स्क्रीन पे, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है ऑफिशियली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज जस्ट 3.2%। ऑफिशियली का मतलब क्या है? यहां पर ऑफिशियली का मतलब है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि ऑफिशियली हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, लेकिन आर्टिकल कहता है ऑफिशियली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज जस्ट 3.2%, बट इकोनॉमिस्ट नोट दैट दीस स्टैटिस्टिक्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ग्राउंड रियलिटी गिवन द लार्ज नंबर ऑफ अंडरएम्प्लॉयड पीपल इन द कंट्री। तो ये जो आंकड़ा है ये सही पिक्चर शो नहीं करता, क्योंकि आंकड़े अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाएं तो कुछ और शो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू का आर्टिकल भी इसी बात को सत्यापित करता है, जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि कहने को 3.2% है लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो ये आर्टिकल को ध्यान रखने के साथ साथ ये मैंने आपके साथ शेयर किया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद स्टूडेंट भारत में जब एम्प्लॉयमेंट डेटा निकाले जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते वक्त भारत में मुख्यतः ये 5 फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, एम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे यहाँ ये काम एनएसएसओ को बखूबी करता आया है, लेकिन अब इसको अलग कर सारी जिम्मेदारी जो सौंप दी गई है, क्योंकि एनएसएसओ इस तरीके से डेटा निकालता था, इसके साथ साथ लेबर ब्यूरोज की मदद करता था, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली अरविंद पंगालिया पैनल के बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से होती है। ये बताना भूल गया मैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है, एनएसओ। और मैंने बताया आपको जुलाई से लेकर जून तक के आंकड़े होते हैं, फाइनल आंकड़े सितंबर में आएंगे, तो डिबेट आपको और पता चलेगी। तब तक आप टॉपिक अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे, आज ये टॉपिक हमारा फिनिश भी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम पूरे एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं, जॉब क्राइसिस क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनके अब क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक हेडलाइन डाल दीजिए, जॉब क्राइसिस एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट। भारत में नौकरियों का संकट और नौकरियों के संकट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट स्टूडेंट कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कैलकुलेट होती है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कैलकुलेट होती है, बेरोजगारी की दर तो कैलकुलेट होती है, लेकिन स्टूडेंट, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट नहीं होती, या अंडर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कैलकुलेट नहीं होता। अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अल्प नियोजन कैलकुलेट नहीं होता स्टूडेंट। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कैलकुलेट होती है, बेरोजगारी दर, लेकिन स्टूडेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अनएम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप बेसिकली नौकरी ढूंढ रहे हैं, करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, कल मिल जाए तो आप तैयार हो जाएंगे करने के लिए, अगर वो आपके एक आवश्यक इनकम ब्रैकेट के अनुसार हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज भारत की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज भारत की समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट बन चुकी है। फिर से याद रखिएगा, बड़ा इफेक्टिव टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी तरफ से सुन लीजिए स्टूडेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टेक्निकली मींस कि नौकरियां ढूंढ रहा है, अवेलेबल फॉर वर्क है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑलरेडी नौकरी में है लेकिन पर्याप्त मात्रा में सैलरी नहीं है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में एक फर्क है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑलरेडी वर्किंग बट लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी, ऑलरेडी वर्किंग, ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ऑलरेडी वर्किंग बट लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी, बट लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा वेज, एक्स्ट्रा वेज या एक्स्ट्रा मनी, इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑलरेडी काम कर रहा है कहीं ना कहीं, 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी है, ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इस मुद्रा स्फीति ने जो कमर तोड़ी है। देखिए गवर्नमेंट कहती है कि अभी पिछले 2 दिन पहले ही इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, गवर्नमेंट के अनुसार इन्फ्लेशन केवल 3.5% है। आप एक्सेप्ट करने तैयार हैं स्टूडेंट कि 3.5% इन्फ्लेशन, 3.5% इन्फ्लेशन आ गया? मेरे को तो नहीं लगता कि ये एक ऐसा डेटा है जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि 3.5% आपको चुनिंदा बास्केट के अनुसार तय कर रहे हैं। 3.5% क्या कर रहे हैं? 3.5% ही बढ़ता है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ता है क्या? सब्जियों के दाम केवल 3.5% बढ़ते हैं, इससे कहीं ज्यादा बढ़ते हैं। अरे स्टूडेंट आप अगर अंदाजा लगाएं तो आपका 1 GB का जो डेटा है वो 10% महंगा हुआ है। अभी बढ़ाए ना, सबने रेट बढ़ाए, अभी रिलायंस जियो ने बढ़ाए हैं, एयरटेल ने बढ़ाए हैं रेट, और अगर आप उनके रेट को अगर आप देखेंगे, जहां तक मेरी जानकारी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट अगर थोड़ा देखेंगे कि भाई जो 28 दिन का 1 GB का जो प्रतिदिन वाला डेटा होता है, 28 दिन का मिलता है, वो अगर 260 265 रुपए का था तो वो 298 रुपए पे होने लगा है, तो ऑलमोस्ट वो 10% की वृद्धि है।
तो एक चीज को याद रखिए कि आपकी एनुअल इन्फ्लेशन जो आपकी जेब में आपके 100 रुपए की नोट की वैल्यू कम कर रही है, वो तो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बहुत लिमिटेड है, 20-25 हजार रुपए की इनकम है और परिवार के लिए अपर्याप्त है, और परिवार के लिए यह इनकम अपर्याप्त है, खास करके शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में, खास करके मेट्रोपॉलिटन एरिया में 20-25 हजार की अगर इनकम है तो वो किसी भी दृष्टि में अपर्याप्त है, चाहे आप दिल्ली शहर, बम्बई शहर के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, 20-25 हजार की इनकम अपर्याप्त है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का यूज कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल का यूज कर रहे हैं, राशन की दुकान का यूज कर रहे हैं, तब भी ये इनकम अपर्याप्त है, क्योंकि ये सर्वाइवल नहीं करवा सकती इतनी इनकम। बहुत मुश्किल है इतनी इनकम में सर्वाइवल का एक रेशियो। अगर परिवार में करीबन 4 सदस्य हैं और कमाने वाला केवल एक ही है, 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा तो बात अलग है। तो ऐसे में क्या होगा कि 20-25 हजार रुपए की या 15 हजार रुपए की यह इनकम कमाने वाला व्यक्ति एक तरीके से अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, लेकिन वह अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि वर्किंग है, काम जरूर कर रहा है, लेकिन सैलरी अपर्याप्त है, वेजेस अपर्याप्त है, और किसी भी एक्स्ट्रा काम को करने के लिए तैयार है, अपनी जो वर्तमान नौकरी है उसके अतिरिक्त कुछ काम करने के लिए तैयार है। वो नहीं करेगा क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन करने तैयार है, मिल जाएगा तो तैयार हो जाएगा, टाइम निकाल के करने की कोशिश करेगा, क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना उसको उसकी वर्तमान सैलरी में अपर्याप्त हो रहा है। तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है स्टूडेंट, कि भारत में जितने भी प्रकार के नौकरी के डेटा है, चाहे वो पीएलएफएस हो या लेबर ब्यूरो हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, वह अनएम्प्लॉयमेंट को, जो बेरोजगारी की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, अभी आपने देखा था, तो उसको कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर है जो कि इंडिया की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य बन चुका है, और वो है अंडर एम्प्लॉयड पीपल। तो अंडर एम्प्लॉयड पीपल को कैलकुलेट कोई डेटा नहीं करता, और आज हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत गंभीर समस्या है स्टूडेंट, अंडर एम्प्लॉयड। और ये जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं वो क्यों है, आप बात बताइए, किन कारणों से है। अगर आप कल की कक्षा में थे तो मैंने आप लोगों को एक बिंदु लिखवाया था कि इंडिया की इकोनॉमी का यथार्थ हो गया है कि आजकल हम लोग एक लो वेज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं। हमारी इकोनॉमी एक लो वेज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है, कम आय वाली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है, और क्योंकि कम आय वाली अर्थव्यवस्था है तो इसलिए आपको ये चुनौती देखने मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो याद रखना पड़ेगा कि भारत की जॉब क्राइसिस और एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर है, लेकिन अल्प नियोजन की दर को कैलकुलेट करने वाला कोई भी सर्वे नहीं है, ना तो पीएलएफएस है, ना ही किसी अतिरिक्त प्रकार का सर्वे है। और यह जो सर्वे है स्टूडेंट, इसके माध्यम से आप केवल सीमित तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे, लेकिन आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कहीं ज्यादा गंभीर समस्या अल्प नियोजन हो गई है। लोगों को भरण पोषण करने के लिए जो मेहनताना वेतनमान मिल रहा है वो अपर्याप्त है। और क्यों है, क्योंकि हम लोग एक लो वेज इकोनॉमी है और हमारे यहाँ अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा हो गया, और अनस्किल्ड लेबर हमेशा ही अंडर एम्प्लॉयड रहेगा। ये तो रियलिटी है। एक अनस्किल्ड लेबर फोर्स का हिस्सा, बिना किसी कौशल के एक व्यक्ति अगर मार्केट में उतरेगा तो वो हमेशा ही अंडर एम्प्लॉयड रहेगा। वो नौकरी के दौरान स्किल सीख ले, आगे बढ़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो नौकरी के दौरान स्किल्स नहीं सीखेगा, अपने आप को रिडेवलप नहीं करेगा, तो बहुत लंबे समय के बाद एक समस्या से जूझ रहा होगा, और वो समस्या होगी वो भले ही अनएम्प्लॉयड ना हो, नौकरी से भले ना निकाला जाए, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड हमेशा बना रहेगा। तो भारत में ऐसा कोई सर्वे नहीं है जो अंडर एम्प्लॉयड लोगों को कैलकुलेट करता हो या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। तो पहला पॉइंट। दूसरा स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट मैं पहले 4-5 बिंदु इकट्ठे कर लेता हूं, उनको लिखूंगा मैं, कि भारत में औसतन कोरोना आ जाने के बावजूद भारत में औसतन 7% की जीडीपी ग्रोथ रही है, लेकिन भारत में औसतन स्टूडेंट 7% की जीडीपी ग्रोथ रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार हमने पिछले कोरोना आ जाने के बावजूद एवरेज अगर आप देखेंगे तो 2017-18 से लेकर 2024 तक एवरेज हमने 7% की जीडीपी ग्रोथ को टच किया ही किया है। लेकिन इस 7% की जीडीपी ग्रोथ में स्टूडेंट कुछ ऐसी व्याप्त समस्याएं हैं जिनका निराकरण संभव नहीं हो पा रहा है, और इसे विशुद्ध रूप से कोई भी एम्प्लॉयमेंट डेटा भी प्रस्तुत नहीं करता, और ये भारत का एक संपूर्ण जॉब क्राइसिस है। तो भारत में 7% की जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद नंबर 1 जैसा कल पढ़ रहे थे, न्यून उत्पादकता है। लिखते चलिएगा, न्यून उत्पादकता है, हमारी उत्पादकता पर्याप्त नहीं है, न्यून उत्पादकता है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, बहुत बड़े स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट है, चक्रीय रोजगार करते हैं। सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब चक्रों में वो उन्हें नौकरियां मिलती हैं, मतलब एक सीजन में उन्हें नौकरियां मिलती हैं, इसे हम सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप इसका दूसरा नाम लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, सीजनल, मौसमी रोजगार। ये ज्यादा अच्छा शब्द है। वैसे कुछ चीजें अंग्रेजी में लिख भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति क्रिएट नहीं हो जाएगी, मतलब आपकी अगर जो स्क्रिप्ट होगी आंसर्स की, आप उसमें अगर देवनागरी में भी अगर आप ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, कि भारत में सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट या फिर सीजनल एम्प्लॉयमेंट या फिर मौसमी रोजगार, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर में जब बुवाई का समय आएगा, जब स्टूडेंट सोइंग पीरियड आएगा, जब कटाई का समय आएगा, जब हार्वेस्टिंग का समय आएगा, जब खेत खलिहानों को सफाई का समय आएगा, तो आप ये पाएंगे कि एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। और एग्रीकल्चर लेबर की वो जो डिमांड है वो ज्यादातर आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टूडेंट वो केवल कुछ चुनिंदा समय में दिखेगी, और जब चुनिंदा समय में रोजगार ज्यादा देखने मिलते हैं तो उनको हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और यह जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट कि 2 महीने काम किया उसके बाद घर पे बैठे, कोई विकल्प ही नहीं, फिर शहर आ गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने लगे, जैसे धान के रोपे लगने लगे तो घर पहुंच गए, गांव पहुंच गए। तो इस तरीके से भारत में स्थायित्व नहीं है नौकरियों में, और चक्रीय रोजगार या फिर मौसमी रोजगार ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी स्टूडेंट एक बड़ी समस्या है। 7% की जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोग करते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोग करते हैं। और अंत में 2 बिंदु और है जो इन्हीं से संबंधित हैं। भारत में कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होते। भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत बड़ी मात्रा में लागू नहीं होते, खास करके रोजगार से जुड़े हुए जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मास स्केल पर जो कैजुअल वर्कर होते हैं, मास स्केल पर जो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं, जैसे मैंने कल बंगाल का दुर्गा पूजा पंडाल वाला एग्जांपल दिया था, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरे नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट के कभी इन्फोर्समेंट नहीं होते, लागू नहीं होते वो, और इनके लागू न हो पाने के कारण पर्याप्त मात्रा में वेज ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। और स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होते, और भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों के यहाँ इनकम ग्रोथ बहुत ही स्लो है। भारत में वेज ग्रोथ जो है लो वेज ग्रोथ है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना लो वेज ग्रोथ, ये सीईओ से लेकर आपको लेबर तक देखने मिलेगी, क्योंकि वो बेसिकली डिपेंड करती है ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर पर, अर्थव्यवस्था का संचालन किस तरीके से हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो आज के समय में स्टूडेंट लो वेज ग्रोथ सीईओ की भी समस्या हो सकती है, लेबर्स की भी समस्या हो सकती है। सीईओ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी इनकम 2-3 साल तक ना भी बढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को वो पूर्त कर चुका है, उससे बाहर निकल चुका है। लेकिन जो लेबर क्लास का वर्कर है, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं महीने दर महीने जो पैसे मिलते हैं उसके अनुसार सुनिश्चित होती हैं, अगर उसकी वेज ग्रोथ नहीं होगी तो उसके पॉकेट में जो हर महीने पैसे जा रहे हैं उसकी वैल्यू तो कम होती चली जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से। तो कहने को भारत में 7% की जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन न्यून उत्पादकता है, इस पर मैं कल बहुत हद तक चर्चा कर चुका था। चक्रीय रोजगार ज्यादा है, सिक्लिकल या सीजनल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होते, और लो वेज ग्रोथ की समस्या है। तो ये सारी चीजें एक ही चीज की ओर इशारा कर रही है कि है भाई, इसे एक्सेप्ट करिए कि इंडिया में एक बहुत अच्छा खासा एक जॉब क्राइसिस है, और वो भी फॉर्मल जॉब क्राइसिस है, मतलब संगठित क्षेत्रों में मिलने वाले नौकरियों का एक बड़ा संकट है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे याद रखना होगा। एक और बिंदु स्टूडेंट जिसके बारे में चर्चा करना बहुत अनिवार्य है, और वो है स्टूडेंट भारत में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, भारत में जो विस्थापित श्रमिक हैं, भारत में जो विस्थापित श्रमिक हैं वो ज्यादा उत्पीड़ित हैं, उनकी संवेदनशीलता बहुत बड़ी मात्रा में इस समय भारत में, इस समय भारत का पूरा लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर हैं स्टूडेंट, विस्थापित श्रमिक हैं, हमारे विस्थापित श्रमिक, हमारे माइग्रेंट लेबरर्स। तो भारत के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इन माइग्रेंट लेबर्स को मुख्य धारा में लाना अति अनिवार्य है। अब पहली बात तो यह है कि माइग्रेशन होता क्यों है। अब देखिए स्टूडेंट, माइग्रेशन के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेशन के। माइग्रेंट लेबर्स आपको देखने को मिलते हैं भारत में। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट कि 1991 के पहले, बहुत हद तक सन 2000 के पहले जो माइग्रेशन था वो स्थानीय क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के अंतर्गत ज्यादा होता था। 200-300 किलोमीटर के अंतर्गत ज्यादा होता था कि स्थानीय गांव से या स्थानीय निकायों से निकलकर लोग किसी बड़े शहर की तरफ जाते थे, नौकरियां करते थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की तरफ काम करते थे, वापस अपने खेत खलियान भी देखते थे। लेकिन अभी हुआ क्या है स्टूडेंट कि माइग्रेशन का नेचर बदल चुका है। एक तो हो रहा है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। पर क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन उतनी गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोग क्रॉस बॉर्डर माइग्रेट होकर गल्फ कंट्री जा रहे हैं या फिर यूरोप जा रहे हैं या फिर अफ्रीका जा रहे हैं, वो रेमिटेंस की एक बड़ी राशि चुका रहे हैं और रेमिटेंस की वहां जो कमाते हैं वो भारत भेज रहे हैं, तो वो गंभीर समस्या नहीं है। भारत में जो भारत देश के भीतर जो माइग्रेशन हो रहा है वो गंभीर समस्या है। ये क्यों हो रहा है? उसका मेन कारण है स्टूडेंट, पिछले मतलब अगर मैं बात करूं कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विस्थापन क्यों हो रहा है, और खास करके पूर्वी भारत से। एक जमाना था स्टूडेंट जब पूर्वी भारत में, अगर मैं बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, जैसे भारत में ना करीबन एक कुछ राज्यों के नाम अगर मैं लिख दूं, भारत के ये 5 ऐसे राज्य हैं स्टूडेंट, सॉरी 5 नहीं, इससे ज्यादा ही होंगे। भारत के CABMOUJ, तो ये तो हो गए आपके 7। तो भारत में 7 ऐसे राज्य हैं स्टूडेंट जहां से बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन देखने को मिलता है, बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन। और ज्यादातर इंडिया के ये पुअर स्टेट हैं, ज्यादातर इंडिया के यह गरीब प्रदेश हैं जहां से माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर असम, B फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर उत्तर प्रदेश, J फॉर झारखंड। ये भारत के वह राज्य हैं। ये मैंने शब्द एक इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है आज के 8-10 साल पहले पढ़ा था तो रट गया मुझे, और मैं इसे जरूर शेयर करता हूं कि भारत के वो राज्य हैं जहां से माइग्रेशन बड़ी मात्रा में देखने मिलता है। कब मौज, CABMOUJ, सब तो 7 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इन राज्यों से माइग्रेशन बड़ी मात्रा में देखने मिलता है। और यहाँ माइग्रेशन का मतलब है लेबर क्लास से। तो पहले ऐसा कहा जाता था स्टूडेंट की जो माइग्रेशन है वो सीमित स्तर पर 200-300-400 किलोमीटर के रेडियस पे होता था। अब स्टूडेंट पूरा ज्योग्राफिकल माइग्रेशन हो रहा है। पहले बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश से, खास करके पूर्वांचल से, और साथ ही साथ स्टूडेंट बिहार से, बिहार में भी चाहे वो भोजपुर का एरिया हो या फिर अगर आप थोड़ा और ईस्टर्न पार्ट की तरफ चले जाएं तो आपको बड़ी मात्रा में स्टूडेंट, बड़ी मात्रा में जो माइग्रेशन देखने मिलता था वो कलकत्ता की तरफ ज्यादा देखने मिलता था। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट से भी जो माइग्रेशन होता था पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट से, वो कोलकाता की तरफ ज्यादा देखने मिलता था। लेकिन पिछले 20-30 सालों में कोलकाता की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है, क्योंकि आजकल रैपिड अर्बनाइजेशन भारत में दिल्ली NCR में, बंबई में, बैंगलोर में, साथ ही साथ हैदराबाद और चेन्नई, पुणे में ज्यादा देखने मिला है। तो अब बहुत बड़ी मात्रा में जो माइग्रेशन वो ईस्टर्न इंडिया से बाहर निकलकर वेस्टर्न और साथ ही साथ स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा हो रहा है। और यह लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित होने के 4-5 बड़े कारण हैं, जिनमें से मैं कुछ कारण आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहला, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में माइग्रेशन क्यों होता है, और माइग्रेशन में भी खास भाई सीधी सी बात है, जो माइग्रेट होकर आया है, जो कि झोपड़ी में रहेगा, स्लम एरियाज में रहेगा, उसके पास कोई विस्थापित जन के पास कोई स्थानीय आधार कार्ड नहीं होगा, राशन का कार्ड नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो झुग्गी झोपड़ी में रहकर किसी भी प्रकार के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएगा और शहरी व्यवस्था में एक दबाव का क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो भारत में माइग्रेशन जो होता है स्टूडेंट, उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण काउंट किए जाते हैं, जिसमें पहला कारण जो है स्टूडेंट वो मैं काउंट करता हूं, और वो है स्टूडेंट प्रशासनिक उदासीनता, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, प्रशासनिक उदासीनता। प्रशासनिक उदासीनता स्टूडेंट, भारत सरकार के कई प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आप अंतिम वास्तविक लाभार्थियों तक ले ही नहीं गए, तो इसके चलते स्टूडेंट अवसाद के चलते, बहुत कम मात्रा में आय के सृजन के चलते लोग शहरी क्षेत्रों तरफ पलायन करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत लंबे समय से आजीविका मिशन चला रहे हैं, आजकल उसे हम दीनदयाल आजीविका मिशन कहते हैं, पहले से हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते थे, लेकिन इन आजीविकाओं मिशनों का बहुत बड़ी मात्रा में एक बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। तो इसलिए स्टूडेंट प्रशासनिक उदासीनता एक समस्या है। माइग्रेशन इसकी वजह से होता है। माइग्रेशन दूसरी वजह से होता है स्टूडेंट, बहुत तेजी से भारत में नगरीकरण का विकास हुआ है, बहुत तेजी से भारत में अर्बनाइजेशन हुआ है, नगरीकरण हुआ है। तो ये जो बहुत तेजी से नगरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, तो शहर बहुत आकर्षित करते हैं एक बहुत मास को, लोगों को भी आकर्षित करते हैं कि भाई बड़े शहरों की चकाचौंध भी आकर्षित करती है और बड़े शहरों में रोजगार के विकल्प ज्यादा होंगे, ये हम मान के चलते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट जो अर्बनाइजेशन हुआ है, उस अर्बनाइजेशन के चलते बहुत बड़ी मात्रा में लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो शहरों की तरफ आते हैं वो, और बिना किसी कौशल के आ जाते हैं। तो नगरीकरण देखने को मिला है, इसकी वजह से लोग माइग्रेट हुए हैं। सबसे बड़ा रीजन जो है स्टूडेंट वो है कास्ट डिस्क्वालिफिकेशन, जातिगत निर्योग्यता। इस फैक्टर को आप डिनाई नहीं कर सकते कि भारत में सोशल फैक्टर भी है जो कि माइग्रेशन की समस्या के लिए बड़ी समस्या काउंट की जाती है, वो है कास्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये जो कास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों की पहचान उसकी उम्र और उसके कार्य क्षेत्र उन सबसे नहीं है, पहली पहचान सबसे पहले उसकी जातिगत पहचान से है। तो यह जो जातिगत पहचान है वही उसके कार्य तय कर देती है। और एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हम जब आगे बढ़ते हैं, मतलब हम जब आगे बढ़ते हैं या फिर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो एक हमारे भीतर जब हम जीवन में कुछ हासिल करते हैं, खासकर भारतीयों की बात कर रहा हूं, भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, हम जब अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हासिल करने के बाद स्टूडेंट हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक हायरार्की बनी हुई है, हर जगह हायरार्की बनी हुई है, खास करके कास्ट की हायरार्की है। एक तो हायरार्की, एक इनकम की हायरार्की होती है कि निचली आय वाले परिवार का है, लेकिन उससे पहले भारत की कास्ट हायरार्की बनती है। तो जब हम जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हासिल करने के बाद हमारे से अगर किसी पर्टिकुलर एक कास्ट ग्रुप को या इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं और अगर हम कुछ हासिल कर लेते हैं, हमारा एक अपग्रेडेशन हो जाता है, अपवर्ड अपग्रेडेशन हो जाता है, तो हमको देखकर बाकी लोग और बड़ी मात्रा में आकर्षित होते हैं और हमारी ही राह पर चलने की कोशिश करने लगते हैं। तो भारत में क्या है कि भारत में एक हायरार्किकल सोसाइटी है, और इस हायरार्किकल सोसाइटी में हमारे यहाँ सबसे बड़ी पहचान है कि उस हायरार्की को तोड़ना है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि हमारे हर कार्य स्टूडेंट हायरार्की के अनुसार तैयार हो चुके हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है, अगर कोई पंडित का बच्चा है, अगर कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का बच्चा है स्टूडेंट, तो वो अगर सफलता प्राप्त करता है तो एक भाव होता है कि हाँ बेसिकली इस कम्युनिटी की, और ये कम्युनिटी इस प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है, तो उसी कल्चर को तुमने आगे बढ़ाया है, बहुत खूब।
और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर वो उस तरीके की उल्हाना दे दी जाती है, फप्तियां दे दी जाती हैं कि इस कम्युनिटी में होने के बावजूद भी इस तरीके की सफलता हासिल नहीं की। निचले स्तर पर अगर कोई व्यक्ति दलित समुदाय का है, शूद्र समुदाय का है, धीरे धीरे करके अपने आपको हायरार्कीज में चेंज करने की कोशिश करता है। भाई कास्ट हायरार्की तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर बड़े पद पर चला जाता है, बड़े नियोजन में चला जाता है, इनकम अपनी बढ़ा लेता है, तो उसके समुदाय के लोग उसे एक रोल मॉडल के रूप में देखने लगते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमारे यहाँ जितने भी रोल मॉडल देखे जाते हैं, उन रोल मॉडल में किसी न किसी तरीके की हायरार्कीज इन्वॉल्व होती है। और वो इस कारण से है स्टूडेंट, क्योंकि पिछले 2-3-4 हजार सालों की अगर मैं व्यवस्थाएं देख लूं, तो भारत में जात के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया है। और इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भारत में कास्ट की हायरार्की बन चुकी है, एक श्रेणी बन चुकी है। अब एक चीज याद रखिए, आपके लिए अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए हैं तो आपको कास्ट की हायरार्की तोड़ना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट। और कास्ट की हायरार्की तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कास्ट चेंज कर दें। कास्ट की हायरार्की तोड़ने का मतलब ये है कि आपकी जात की वजह से आपके कुछ कार्य सुनिश्चित कर दिए गए होंगे समाज में। ये दुर्भाग्य है समाज का, लेकिन ये यथार्थ भी है। तो आपकी कास्ट की वजह से अगर आपके कुछ कार्य सुनिश्चित कर दिए गए होंगे समाज में, तो उसे तोड़ने के लिए आपको अपनी कास्ट को छुपाते हुए आगे बढ़ना है। और उस कास्ट को छुपाते हुए आगे बढ़ने के लिए शहरी स्थान ज्यादा अच्छे हैं बनस्पत रूरल एरिया के, क्योंकि रूरल एरिया में पहली पहचान ही हो जाती है कि ये तो फला फला कम्युनिटी का है, फला फला जात का है, फला फला सबकास्ट का है, फला फला गोत्र का है। तो ऐसे में होता क्या है स्टूडेंट, कुछ अच्छे कार्य करने पर कुछ ना कुछ अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। हर क्षेत्र में ऐसा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इंडिया के रूरल एरिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन ज्यादा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत आधार पर जो निर्योग्यता है वो ज्यादा शहरी क्षेत्रों में भी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत बड़ी मात्रा में लोग कास्ट के बारे में ज्यादा चर्चा करते नहीं है, समझते हैं और पूर्वाग्रह भी रखते हैं, लेकिन चर्चा करते नहीं अपनी जरूरतों के चलते। उसका उदाहरण दे दीजिए, अब भाई तुम्हारे घर में अगर जोमेटो का खाना आ रहा है, जोमेटो से डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ रहा है, आपने ऑर्डर किया है और आधे घंटे में आपके घर के अंदर खाना आ रहा है, तो बेसिकली आप केवल उस खाने को देख रहे हैं, खाने लाने वाले की जात को नहीं देख रहे हैं। अब यही मान लेते हैं ये व्यवस्था आपके गांव में कर दी जाए, और आपके गांव में अगर जोमेटो का खाना लेकर कोई जा रहा है और आपके गांव में कोई व्यक्ति खाना लेकर जा रहा है और निचली जाति का और किसी ऊपरी जाति के व्यक्ति क्या गया है, तो क्या भाव रहेंगे, क्या एक्सप्रेशन रहेंगे? तो वो जो भाव और एक्सप्रेशन है उसी को हम कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन। और वो कास्ट हायरार्की तोड़ना शहरी क्षेत्रों में आसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल है, इसलिए लोग पलायन करके आ जाते हैं। तो पलायन करके क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जातिगत निर्योग्यता की वजह से, उन्हें बड़े विकल्प नहीं मिलते देहात क्षेत्रों में, उस विकल्प को प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों की तरफ आ जाते हैं, इसलिए माइग्रेशन होता है स्टूडेंट। और साथ ही साथ स्टूडेंट दो औपचारिकता तो लिखना जरूरी है। भारत में रूरल अर्बन डिवाइड, भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का विभाजन हो चुका है। ज्यादा विकल्प आपको शहरी क्षेत्रों में, मुश्किल भी ज्यादा शहरी क्षेत्र है, लेकिन विकल्प भी ज्यादा मिलेंगे तो लोग चले आते हैं यहाँ पर और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। रूरल अर्बन डिवाइड और एक बहुत बड़ा इनकम डिवाइड क्रिएट हो गया है स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी इनकम इनइक्वालिटी या फिर आय की असमानता विकसित हो गई भारत में। तो इन सब फैक्टर्स को अगर आप ऐड कर लेंगे, प्रशासनिक उदासीनता, नगरीकरण, कास्ट बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन, इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का विभाजन, इन सब चीजों की वजह से बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन को आप रोक नहीं सकते स्टूडेंट, इम्पॉसिबल। ये मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। तंजानिया में पैदा हुए 150 मनुष्य आज 8 अरब हो चुके हैं। आज 8 अरब की दुनिया की आबादी है और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो तंजानिया में आपको वो सीमित मनुष्य थे जो धीरे धीरे करके स्टूडेंट माइग्रेट होकर दुनिया में जाके बस गए। ये तो मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, वो माइग्रेट होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर के अनुसार देखें और आज के संदर्भ के अनुसार देखें तो आज जो हमारे भारत के भीतर माइग्रेशन हो रहा है उसके प्रमुख कारण यही है। अब इसमें होगा क्या, माइग्रेंट वर्कर जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र से चलकर यहाँ आया है, वो ना तो किसी कौशल के साथ आया है, ना तो किसी रोजगार को लेकर आया है, परिवार को लेकर आया है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तब फिर वो क्या करेगा स्टूडेंट? ये माइग्रेंट वर्कर जो है, ये जो माइग्रेंट वर्कर है, ये बड़ी मात्रा में आगे चल के क्या करेगा? वो शहरी क्षेत्रों में या तो मलिन बस्तियों में रहेगा या तो स्लम डलर बन जाएगा। मलिन बस्तियों में रहेगा, मलिन बस्तियों का मतलब झुग्गी झोपड़ियां, मलिन बस्ती कहते हैं, इसका अच्छा शब्द झुग्गी झोपड़ी लिखना मत, मलिन बस्तियां लिखिए, मलिन बस्तियां लिखिएगा। तो मलिन बस्तियों में रहते हैं और मलिन बस्तियों में आप जानते हैं सेवाओं का अभाव रहता है, पृथक शौचालय नहीं होते, साथ ही साथ पृथक सीवरेज लाइन नहीं होती, डायरिया, हैजा जिसे हम कहते हैं डायरिया, साथ ही साथ कलरा, मलेरिया इत्यादि जैसे संक्रामक रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे में स्टूडेंट उसका योगदान अर्बन इकोनॉमी में भी देखने को नहीं मिलेगा, तो वो अर्बन क्षेत्र में एक बड़ा दबाव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और या तो स्लम डलर बन जाते हैं और आगे चलकर स्टूडेंट कोई रेहड़ी पट्टी या फिर छोटे मोटे खाद्यान्न पदार्थों के स्टॉल लगाने लगते हैं, तो स्लम डलर के अतिरिक्त वो स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं। अब दुर्भाग्य है स्टूडेंट, अब जरा सुनिएगा, दुर्भाग्य है कि भारतीय अर्थशास्त्रियों का कि ये माइग्रेंट वर्कर जो स्लम डलर है, स्ट्रीट वेंडर है, वो आगे चलकर स्ट्रीट वेंडर बन गए। तो अब ये दुर्भाग्य है कि हम उन्हें एक सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के रूप में प्रदर्शित करने लगते हैं। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, इनके पीछे का कारण तो समझ लीजिए। आज भारत में स्टूडेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये पूरी तरीके से दावे के साथ कह सकता हूं स्टूडेंट, आप अगर किसी शहर में रहते हैं, अगर इफ यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया, दिल्ली बंबई तो बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट, अगर आप किसी अच्छे शहर में रहते हैं, उस शहर में आपके यहाँ जो रेडी पट्टी लगाने वाले लोग हैं, कभी पूछिएगा कि वो बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आसपास के रूरल एरिया से हैं। अगर छोटा शहर है तो आसपास के रूरल एरिया है, बहुत बड़ा शहर है, अगर किसी स्टेट की कैपिटल है या कोई इकोनॉमिक कैपिटल है किसी स्टेट की, तो फिर वो देखेंगे 200, 400, 500 किलोमीटर से विस्थापित होते हैं। तो ऑन पेपर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन पेपर दे आर नॉट सीकिंग जॉब, ऑन पेपर वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट किसी अनएम्प्लॉयड से कम भी नहीं है उनकी समस्या, क्योंकि वो स्ट्रीट वेंडर है। और स्ट्रीट वेंडर कौन है? जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, स्लम डलर है। स्लम डलर और स्ट्रीट वेंडर कौन है? जो कि माइग्रेंट वर्कर है। और माइग्रेंट वर्कर बेसिकली बहुत बड़ी उम्मीद की वजह से नहीं, प्रशासनिक उदासीनताओं की वजह से और प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से माइग्रेट होकर आए हैं। तो भारत में आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दिख रहे हैं, वो बेसिकली एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल है, बिना किसी कौशल के आ गए, बिना किसी कौशल के अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अवसादिक परिस्थितियों से बाहर निकलकर आ गए। नहीं रहना उन्हें डिप्रेसिव एनवायरनमेंट में, निकल के बाहर आ गए, क्योंकि वहां उनकी स्त्री और पुरुष के रूप में पहचान नहीं है, वहां उनकी पहचान है जात के आधार पर, तो निकल के आगे बाहर बन गए स्ट्रीट वेंडर, रहने लगे स्लम डलर में। तो ऑन पेपर गवर्नमेंट कहेगी कि हां भाई आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं। जरूरी भी है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का होना, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हो गए हैं लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि भारत में संगठित जॉब्स बहुत कम है। और संगठित जॉब्स कम इसलिए है क्योंकि संगठित जॉब बहुत बड़ी मात्रा में दे भी नहीं सकती सरकारें, दे भी नहीं सकते उद्योग, क्योंकि वहां पर कौशलीकृत लोगों को नियोजित करना बड़ी मात्रा में संभव नहीं है। तो अब हमारी बड़ी आबादी के चलते 64 करोड़ के पूरे हमारे के एम्प्लॉयड पीपल में एक बहुत बड़ी मात्रा में तैयार हो चुके हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जिसे समझना बहुत जरूरी है, इसे एक आवश्यक गुण के रूप में देखिए। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर है, ये जो माइग्रेंट वर्कर है, तो स्टूडेंट ये माइग्रेंट वर्कर अंतोगत्वा ये बेसिकली, ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं अंतोगत्वा या फाइनली ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के रूप में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट, एक बहुत ही चौंकाने वाला, मैं तो कहूंगा परेशान करने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत में
टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भारत में जितने भी, भारत का जो पूरा श्रम बाजार है, उस श्रम बाजार में जो टोटल काम करने वाले लोग हैं, आप उसे कहीं पर, क्योंकि इस आंकड़ों के अनुसार 56 करोड़ है, कहीं 64 करोड़ है, आप 64 करोड़ आरबीआई के डेटा के अनुसार चलिए, तो उसमें से 57% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सोचिए आप, इतनी बड़ी मात्रा में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जबकि रेगुलर सैलरीड जॉब में केवल 20.9% लोग हैं। जबकि रेगुलर सैलरीड जॉब, जिसको सही मायने में हम नौकरियां कहते हैं, जो रेगुलर सैलरीड जॉब है वो 20.9% पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार, और जो कुछ समय के लिए नौकरियों में रहते हैं फिर नहीं रहते हैं, बेसिकली बहुत बड़ी मात्रा में सीमित रोजगार में नहीं, अल्पकालिक रोजगार में है, और उनका सीजनल काम ज्यादा चलता है, मौसमी काम ज्यादा चलता है, तो कैजुअल लेबर करीबन 21.8% के आसपास है। तो जरा इन चीजों को देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, कितनी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो कि समझने योग्य है कि हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 57%, और ज्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो 57% सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर है। ज्यादा दूर मत जाइए, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आप लोगों के साथ पहले भी इंटरेक्शन होता है, अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ समस्याओं के चलते बंद है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग मुखर्जी नगर के एरिया में रहते थे, करोल बाग के एरिया में रहते थे, और अगर आप बेसिकली हमारे रीजनल सेंटर लखनऊ में या जयपुर में या इलाहाबाद में तैयारी कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा आसपास के रेडी पट्टी वाले जो लोग हैं, जो फल बेच रहे हैं, न्यूज़ पेपर बेच रहे हैं, चाय के उन्होंने दुकान लगा रखे, चाय नाश्ते के उन्होंने ठेले लगा रखे, वो सब ज्यादातर लोग कौन है, वो माइग्रेंट वर्कर ही है, और ये आगे चल के माइग्रेंट वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि आजीविका चलाना जरूरी है। और इन्हीं लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करना भारत की 21वीं शताब्दी की एम्प्लॉयमेंट नीति होनी चाहिए, रोजगार की नीति होनी चाहिए। इनको आप, पहली बात तो यह है, इनको हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड ना बने रहने दें, इनको विकल्प दीजिए, इनको और प्रशिक्षण की कोशिश दीजिए कि अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रहेंगे तो उसमें समस्या है स्टूडेंट। एक चीज याद रखिए, हर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति बिलियनर नहीं बन जाएगा, ये कभी नहीं होगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही बना रहेगा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में 100 लोगों को रोजगार देने लगे। 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता, औद्योगिक मानसिकता, प्रशिक्षण, औद्योगिक वातावरण, सरकारी हस्तक्षेप, इन सब पर डिपेंड करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बहुत बड़ी चांस है कि बहुत लंबे समय तक सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, और ऐसे में ना उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई इंश्योरेंस है। अगर कोई अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसा कि कोरोना के समय क्या हुआ, कोरोना के समय इन्हीं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का सबसे ज्यादा स्टूडेंट आर्थिक जो क्षरण हुआ, क्योंकि इनको अपने रोजगार करने की जगह नहीं मिली, इनको लौटना पड़ा अपने घर, और ये अब तक नहीं उबर पाए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, ये अच्छी रणनीति नहीं है कि सरकार सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बनाए रखे, हमें बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ेगा। और रिवर्स माइग्रेशन क्या है? रिवर्स माइग्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को प्रशिक्षण देते हुए, टेक्निकल ट्रेनिंग देते हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हुए इन्हें उद्योगों की तरफ रुख करवाना होगा। और यकीन मानिए, अगर इन्हें समय पर प्रशिक्षण मिले, और सबसे बड़ी बात है सही गाइडेंस मिले, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास की सही योजना मिले, तो ये जरूर चाहेंगे कि हम इस तथाकथित रूप से स्वरोजगार के उद्योगों से बाहर निकलकर एक व्हाइट कॉलर या फिर एक लिमिटेड ब्लू कॉलर जॉब की तरफ आगे बढ़े। वो करना चाहेंगे इस चीज को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि समय के साथ अगर फंडामेंटली चेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और विषय स्टूडेंट जो कि मेरे इस पूरे टॉपिक से समझने योग्य है, हमारे यहाँ जो जॉब क्राइसिस है उसे ध्यान में रखकर समझने योग्य विषय है कि भारत में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि स्टूडेंट, जो शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो इन्फ्लेशन के प्रभाव के चलते और ज्यादा दयनीय स्थिति में चले जाते हैं। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को वर्गीकृत तरीके से अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सामने आता है, ये बहुत बड़े लेवल पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट नहीं करता। ये बेसिकली ये तो बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेकिन यह अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं ये बताने में पूरी तरीके से अक्षम है। तो आज के संदर्भ में स्टूडेंट, भारत के लिए बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है, और वो टेक्निकल चैलेंज है कि हमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करना होगा कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता किन वजह से है, और ये ज्यादा विध्वंसकारी है कंपैरेटिवली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के। रूरल एरिया में होता क्या है स्टूडेंट? रूरल एरिया में अगर स्थानीय स्तर पर अगर खेत खलिहानों में काम करने के विकल्प है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, तो टेक्निकली वो अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये विकल्प आपको आप देखा होगा अर्बन एरिया में अवेलेबल नहीं होता है। तो अर्बन एरिया में बेरोजगारी का अवसाद, बेरोजगारी का डिप्रेशन ज्यादा विध्वंसकारी होता है बनस्पत रूरल एरिया के। तो हमारे यहाँ जो जॉब क्राइसिस है, उस जॉब क्राइसिस में हमें दोनों तरीके के जॉब क्राइसिस को वर्गीकृत तरीके से पढ़ना होगा, द रूरल जॉब क्राइसिस, रूरल डिस्ट्रेस, एज वेल एज अर्बन जॉब क्राइसिस, अर्बन डिस्ट्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझने योग्य है। साथ ही साथ स्टूडेंट, हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन है, जो महिलाओं के बीच में जो बेरोजगारी है, अब देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। फॉर एग्जांपल, आपके परिवार में आपकी मदर अगर हाउसवाइफ है, आपकी अगर सिस्टर है वो अगर मैरिड है और हाउसवाइफ है, और यदि किसी परिवार में किसी की कोई महिला है, किसी पुरुष की अगर वाइफ जो है वो अगर हाउसवाइफ है, तो उस हाउसवाइफ को हम बेसिकली अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है द पर्सन हु इज सीकिंग वर्क, वह व्यक्ति जो काम की तलाश में है, कार्य करना चाहता है। तो अनएम्प्लॉयड का मतलब है उसने सीवी डाल रखा है, बायोडाटा डाल रखा है, अलग अलग वेबसाइट पे काम की तलाश में काम करना चाहता है, मिल नहीं रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जो काम की तलाश में ही नहीं है उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते हैं। तो जो हाउसवाइफ है उनको हम अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में रखते ही नहीं है। और अब सोचिए स्टूडेंट, बड़ी मात्रा में भारतीय परिवारों में जो महिलाएं हैं, हम उनको अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में रखते नहीं है, और जो महिलाएं नियोजित थी भी या फिर जो काम ढूंढ भी रही हैं उनकी संख्या भी बहुत सीमित है। तो भारत में एक बहुत गंभीर समस्या है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। यह चेष्टा होनी चाहिए, यह प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार का है। महिलाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट, कोरोना के बाद परिवार की आवश्यकताओं के चलते बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं दोबारा नियोजित नहीं हो पाई हैं या नियोजित नहीं होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं को प्रजनन, उत्पादन दोनों का नैसर्गिक गुण सौंपा गया है। उत्पादन वो कर सकती हैं, इकोनॉमी में अपना योगदान कर सकती हैं, और उनको एक जैविक जिम्मेदारी भी सौंपी है प्रकृति ने, उनके पास प्रजनन का गुण भी है। तो उन प्रजनन के गुण के चलते, प्रेगनेंसी के चलते जॉब छूट जाती है। अब भाई बहुत ही अच्छी सिलेक्टिव जॉब में हो जहां मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फायदा मिलता हो, पेड हॉलिडेज मिलते हो, पेड मैटरनिटी लीव मिलती हो, तो ऐसे उद्योग तो बहुत ही सीमित है, जो कि बहुत ही सीमित तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग पैरामीटर है। बाकी क्षेत्रों में तो विकल्प नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो नहीं है ये सब। तो ऐसे में होता क्या है स्टूडेंट, महिलाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत गंभीर समस्या है। और यहाँ पर मैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो महिला काम देख रही है और काम मिल नहीं रहा है, वो कार्य देख रही है, वो कार्य करना चाहती है, पूरा योगदान करना चाहती है, वो नहीं मिल रहा है। और इसी पॉइंट को स्टूडेंट हम कहते हैं कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेन।
ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें कोई लाग लपेट तो है नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों का बहुत अधिक है कंपेयर टू वुमेन। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, पीएलएफएस जो है, पीएलएफएस महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में करीबन 32% के आंकड़े प्रस्तुत करता है, पुरुषों के बारे में करीबन करीबन 72% के आसपास आंकड़े प्रस्तुत करता है कि पुरुषों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 72 है, महिलाओं का 32 है। तो देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। जबकि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सरकार खंडन करती है, उसके अनुसार मैं उसके आंकड़े लेके आया हूं। कितना लिखा है भाई मैंने, 61.2 और 21.7, ये आईएलओ के आंकड़े कि पुरुषों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों का 61.2 है और महिलाओं का केवल 21.7 है। और मैं बता दूं स्टूडेंट, दुनिया की जितनी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया की जितनी इमर्जिंग इकोनॉमी है स्टूडेंट, उन सब में भारत में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल सहभागिता दर सबसे न्यून है, सबसे कम है। तो इंडिया इज वन सच इकोनॉमी वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज वेरी लेस, बहुत ही कम है स्टूडेंट, बहुत ही कम काउंट किया जाता है। तो ये जो चुनौती है स्टूडेंट, इसका कोई संभावित निराकरण करना आने वाले समय में तो तुरंत नहीं दिखेगा, बहुत लंबी अवधि की प्लानिंग करनी होगी, तब जाके फंडामेंटल चेंज हो पाएंगे कि महिलाओं के प्रशिक्षण, महिलाओं के रोजगार, उन सबके लिए उन्मुख रणनीति तैयार की जाए, तब जाके फंडामेंटल चेंज देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, भारत में महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में उन्मुख परिचर्चा करना जरूरी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज फार लेस देन कंपेयर टू मेन, ये तो अपने आंसर में लिखना कि महिलाओं का श्रम बाजार सहभागिता दर बहुत ही कम है कंपेयर टू वुमेन। अच्छा, खास बात है, इसको याद रखिएगा, जिन जिन क्षेत्रों में महिलाओं का श्रम बाजार सहभागिता दर ज्यादा होता है, वो क्षेत्र लंबी अवधि में बहुत मुनाफा कमाते हैं और इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, कभी इस जगह के बारे में पढ़ना स्टूडेंट, तिरुपुर, तिरुपुर स्टूडेंट, तिरुपुर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तिरुपुर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़िएगा। तिरुपुर कोयम्बटूर में एक क्षेत्र है और यहाँ पर एक पूरा टेक्सटाइल हब है स्टूडेंट, जबरदस्त टेक्सटाइल कंपनियां हैं। हमारी जो टी शर्ट्स है स्टूडेंट, जो हम लोग टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, वो बेसिकली बहुत बड़ी मात्रा में वो बनके तैयार होती है तिरुपुर में। तो गारमेंट का स्टूडेंट, स्त्री और पुरुष के गारमेंट्स हुए, अंडर गारमेंट्स हुए, टॉयलेटरीज हुई, टॉवल्स हुई, टी शर्ट्स हुई, जीन्स हुई, वो बड़ी मात्रा में स्टूडेंट तिरुपुर में बनते हैं। पूरा का पूरा टेक्सटाइल हब है। और एक खास बात बताता हूँ, इस पूरे टेक्सटाइल हब में 80% करीबन करीबन महिलाएं नियोजित है। और इसलिए स्टूडेंट फंडामेंटली रूप से आप देखेंगे तो तमिलनाडु भारत के हर सोशल इंडिकेटर में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। भारत में ना कुछ ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। भारत में कुछ ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है स्टूडेंट जो कि भारत की तस्वीर बदल सकते हैं अगर सही से होमवर्क किया जाए। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या है, जहां श्रमिकों की ज्यादा जरूरत है, मशीनों की नहीं। एक तो होते हैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, एक होते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब है कि वहां पर बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, आपको मशीनें चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। अब जैसे कि माइनिंग हुआ, माइनिंग में भी लेबर की जरूरत होती है, लेकिन माइनिंग में उससे ज्यादा जरूरत होती है हैवी मशीनरीज की और अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट की। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर आपको श्रम बल ज्यादा चाहिए, ले आइए श्रम बल और उसकी बदौलत करिए फिर अपने व्यापार को। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में स्टूडेंट जैसा मैं काउंट कर सकता हूं, टेक्सटाइल आता है। टेक्सटाइल में इसका मतलब ये नहीं है, टेक्सटाइल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बेसिकली आपको मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मशीनें होने के बावजूद भी आपको ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा चाहिए पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कपड़े की सिलाई कढ़ाई बुनाई करनी है और बहुत सारे काम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है वो बड़ी मात्रा में लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। आज बांग्लादेश ने तरक्की की थी, अब तो की थी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल स्टूडेंट अनबिलीवेबल है। जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं वहां पर स्टूडेंट, खास करके हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो तो अनबिलीवेबल है स्टूडेंट। शुरुआत में विडंबना देखिए कि शुरुआत में जब ये देश आजाद हुआ था तो अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहता था, बाद में उन्होंने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बना लिया और अब तक सभी चीजें सही दिशा की ओर चल रही थी। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी बन चुकी थी, $50 बिलियन का इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन चुका था। वो सब का सब स्टूडेंट अब शिफ्ट होने की संभावना है भारत में, तो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। तो वहां पर जो अभी जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं कम्युनिटीज के अगेंस्ट, हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट आपस में जो लड़ रहे हैं, उसका परिणाम ये होगा कि उनकी लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी पूरी तरीके से क्षरित होगी और भारत के पास विकल्प होगा इसको आगे बढ़ाने का। आज भारत, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन का हो चुका है स्टूडेंट। तो वो $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो शिफ्ट होने के चांसेस हैं भारत में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करके रखा हुआ है, क्योंकि महिलाएं टेक्सटाइल इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं, बहुत ही बड़ा योगदान स्टूडेंट। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में अगर आप देखें तो सूरत की अगर आप बात करें तो सूरत में स्टूडेंट लगभग हर दूसरे घर में आपको पावर हैंडलूम देखने मिल जाएगा, हैंडलूम देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीजों में महिलाओं का योगदान बहुत होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर टेक्सटाइल होता है, टूरिज्म होता है। टूरिज्म देख लीजिए, किसी बड़े रिजॉर्ट में जाइए, आप किसी फॉरेस्ट एरिया के रिजॉर्ट में जाइए, आप होटलों में जाइए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं नियोजित होती हुई नजर आएंगी। ये क्योंकि आप होटल तो बना लोगे उसके लिए, लेकिन होटल को संचालित करने के लिए आपको 400-500 लोग तो चाहिए पड़ेंगे, एक बड़ी होटल को संचालित करने के लिए, 5 स्टार होटल को संचालित करने के लिए। और सारा फैक्टर उस पर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी सर्विसेज है। तो कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं स्टूडेंट जो कि लेबर इंटेंसिव, जहां पर श्रमिकों को थोड़ा बहुत ट्रेन कर आप उनसे योगदान ले सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से बहुत संपन्न कर सकते हैं। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल हुआ, टूरिज्म हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जैसे सेक्टर हुए, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में फोकस करिए, भारत में महिलाओं के नियोजन को आगे बढ़ाइए, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्टूडेंट महिलाओं का अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आगे बढ़ता है तो समृद्धि महिलाओं की नहीं, समृद्धि परिवार की होती है। अंडरस्टूड ये पॉइंट कि अगर महिलाएं नियोजित होती हैं तो जो समृद्धि महिलाओं की तो होती है, उससे कहीं ज्यादा समृद्धि स्टूडेंट परिवार की होती है, क्योंकि जब महिलाएं आर्थिक रूप से नियोजित होती हैं तो परिवार की स्वास्थ्य संवेदनशीलता, शैक्षणिक संवेदनशीलता की प्राथमिकता को ज्यादा वरीयता देने लगती है। तो ये बड़ा फंडामेंटल चेंज आएगा स्टूडेंट अगर हम इन क्षेत्रों पर फोकस करने की कोशिश करें। और अगर मैं कुछ और पॉइंट की जानने की कोशिश करूं तो भारत में यूथ क्राइसिस जो है वो इस वजह से भी है कि यूथ जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ यूथ है वो जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे, वो जितने ज्यादा एजुकेटेड स्तर पर रहेंगे, या फिर उनका लेवल ऑफ एजुकेशन अगर बढ़ेगा, अब ये थोड़ा सा नकारात्मक संदर्भ है लेकिन रियलिटी तो है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा उनके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, उतना ज्यादा उनके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। भाई पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब उस प्रकार से संगठित जॉब्स नहीं है तो डेफिनेटली उनके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ने की क्षमता देखने मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना बंद कर दें या फिर आप पीजी करना बंद कर दें, मास्टर्स कर रहे हैं तो करना बंद करें, पीएचडी कर रहे हैं तो बंद कर दें, यूजीसी नेट जेआरएफ बंद कर दें, ये सब कोई नहीं कह रहा है। बट एक हार्श रियलिटी स्टूडेंट, द मोर यू आर एजुकेटेड द नंबर ऑफ जॉब्स वुड बी लिमिटेड। अरे भाई बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, अब फिजिक्स में पीएचडी कर लिया, तो उस फिजिक्स में पीएचडी कर लिया तो उसकी जॉब्स भी तो बहुत लिमिटेड होंगी। तो 3-4 बड़े इंस्टीट्यूशन के अलावा मिलता क्या फिर आपके पास, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, आईआईएससी है, कुछ अच्छी संस्थान है, उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा।
ज्यादा से ज्यादा होगा तो किसी बड़ी कंपनी में सेमीकंडक्टर्स रिसर्च में चले जाएंगे। आपने अगर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कर ली है तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी तो लिमिटेड है। तो होता क्या है कि हम एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ खड़े हुए हैं। इंडिया में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ड्रॉप आउट है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, ग्रेजुएशन करने के बाद वो बाकी की एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर अगर मास स्केल पर एजुकेटेड हो रहे हैं तो उस लेवल पे जॉब्स नहीं। और इसलिए स्टूडेंट यूथ एजुकेट हो रहे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। और मैं बहुत शानदार शब्द यूज कर रहा हूं, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया जब मैंने इसको पढ़ा, कहीं पर ऑब्जर्व किया, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट कि एक बड़े अच्छे लेखक है, इस समय पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। आपने नाम सुना होगा इनका, युval नोआ हरीरी। आपने इनका नाम सुना होगा, इनकी बहुत ही फेमस किताब है, न जाने कितनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी है, सेपियंस। सुना होगा ना आपने इनकी किताब के बारे में, सेपियंस, बड़ी फेमस किताब है। एक ना आप लोगों को एक एडवाइस कर रहा हूं मैं, आप लोग जब कभी भी किताबों की बात हो, मुझे पता है भैया तुम अपनी दृष्टि के नोट्स और करंट अफेयर से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारे पास नहीं है टाइम, मैं तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर दूं किताब पढ़ने का, तुम नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन करने के बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं। लेकिन एक आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं, जब मैं किसी किताब का नाम लिख रहा होता हूं या फिर आपको भी अगर कोई किताब पता चलती है, भले ही आप उसे ना पढ़ पाओ, तो एक छोटा सा काम किया करो, उस किताब के बारे में गूगल पे सर्च किया करो, उस किताब की अगर कोई समरी हो, उस किताब के कुछ 15-20 हाइलाइटेड पॉइंट्स हो तो वो लिख लिया करो, और उन्हीं हाइलाइटेड पॉइंट्स का यूज आप अपने आंसर्स में, आप अपने ऐसे राइटिंग में, आप अपने इंटरव्यू में, आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में यूज करना चालू करो। तो युval नोआ हरीरी ने आजकल जिस तरीके से युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, हमने पढ़ाई कुछ और करी है, हमारी पढ़ाई से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो युval नोआ हरीरी कहते हैं कि आज दुनिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। आज दुनिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक संगठित बेरोजगारी देखने को मिल रही है। संगठित बेरोजगारी का मतलब है कोई जानबूझ के क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा प्रारूप बन चुका है समाज का कि संगठित बेरोजगारी है। कर ली पीएचडी, कर ली आपने, बहुत बड़ी मात्रा में हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड को हासिल कर लिया, अब अगर आप उसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शन फॉर यू, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। और युval नोआ हरीरी कहते हैं कि हम नॉलेज इकोनॉमी के इस दौर में जा चुके हैं, हमारी जो नॉलेज इकोनॉमी के हम जिस दौर में जा चुके हैं उसमें हमने टाइम पर बहुत सारे प्रशिक्षण हासिल नहीं किए, हमने टाइम पर स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, अपग्रेडिंग नहीं करी। एक तो होता है स्टूडेंट स्किल सीखना, स्किलिंग, एक तो होता है स्किलिंग, कौशलीकृत करना, कौशलीकृत करने के साथ साथ समय समय पर अपने आप की रीस्किलिंग करना भी जरूरी है, और हम लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग रीस्किलिंग पे तो कभी ध्यान नहीं देते, कभी फोकस नहीं करते। तो इन सब चीजों को देखते हुए बेहद आवश्यक है स्टूडेंट कि हम लोग युval नोआ हरीरी के मैसेज की तरफ चलें। उनके अनुसार लोग ना स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, नहीं रीस्किलिंग्स नहीं कर रहे हैं, और एजुकेट हो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट की क्षमता डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बनते चले जाएंगे और कोई भी इंडस्ट्री इनको नौकरियों पर नहीं रखेगी, और ये आगे चलकर एक यूजलेस क्लास बन जाएंगे। ये बड़ा ही खतरनाक शब्द यूज किया इन्होंने, यूजलेस क्लास। मैंने जब पढ़ा इस शब्द को तो थोड़ी देर तो स्तब्ध रह गया पढ़ते हुए, यार कितनी बड़ी बात कह दी। आज स्टूडेंट मैं अपनी बात बताता हूं, मतलब मैं एक पर्सनल एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मुझे इतने साल हो गए स्टूडेंट पढ़ाते हुए, इतने साल मैंने पढ़ा हूं, मैं करीबन 17 साल से ऊपर हो चुका है, 18 साल चल रहा है पढ़ाने का, और उम्र भी अब 40 के ऊपर हो चुकी है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है स्टूडेंट कि अगर मैं अपनी स्किलिंग्स पे ध्यान ना दूं, अगर मैं अपग्रेडेशन पे ध्यान ना दूं, अपनी स्किलिंग्स पे ध्यान ना दूं, तो मैं हमेशा इजीली रिप्लेसेबल, मुझे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। और एक खास बात यह है कि जैसे जैसे आप बड़ी एज की तरफ बढ़ते हैं, 40-50 एज की तरफ जाते हैं, तो आपका रिप्लेसमेंट कंपनियां ढूंढने लगती हैं। क्यों ढूंढने लगती हैं? क्योंकि आप एक तरीके से पैसे की दृष्टि में थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनियों के आप हायर ब्रैकेट में आ जाते हैं, और हायर ब्रैकेट में आ जाने के बाद अगर आप स्किलिंग करने की क्षमता, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी स्टूडेंट, आपके अंदर ना नैसर्गिक भाव समाप्त होने लगेंगे स्किलिंग करने के, फिर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां होंगी, और शरीर भी स्थूल होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है, और धीरे धीरे करके आपकी महत्वाकांक्षाएं भी कम होने लगती हैं। तो होता क्या है, स्किलिंग करने का मन नहीं करता है, और स्किलिंग करने का जब मन नहीं करेगा तो युval नोआ हरीरी कहते हैं आप यूजलेस क्लास पर कन्वर्ट हो जाएंगे। सोचिए कितनी प्रभावशाली टर्म कही है, क्योंकि युval नोआ हरीरी कहते हैं कि अब हम उस युग में चल रहे हैं कि आपको हर स्टेज पर अपनी स्किलिंग्स को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्किल योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। आप नहीं बन पाएंगे अपने नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा। तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप में बता रहा हूं, मुझे हमेशा ये चिंता सताई जाती है कि यार मैं तो कभी भी रिप्लेस हो सकता हूं। मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, और अगर वो कंपटीशन के दौर में डायरेक्ट मेरे साथ कंपटीशन में आ गए तो मेरे को तो रिप्लेस कर देंगे। तो मुझे अपना स्किलिंग करते रहना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेंगे नई चीजें, पढ़ाते रहना पड़ेंगे नई चीजें, क्योंकि मैं अगर टीचिंग के स्किल्स में हूं तो उसमें भी मुझे अपग्रेडेशन जरूरी है। मुझे अपनी वोकैबुलरी, मुझे अपनी ग्रामर, मुझे अपनी राइटिंग, मुझे अपना कंटेंट, मुझे अपनी कंटेंट डिलीवरी, इन सब पे काम करते रहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत जल्दी एक यूजलेस क्लास की तरफ कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल जो दे रहा हूं वो आप पर भी लागू होता है। अगर आप लोग आगे चलकर भविष्य में नौकरी में आएंगे और अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे या अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आप जरूर एक यूजलेस क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। ये नॉलेज इकोनॉमी की रियलिटी है। और जब आप यूजलेस क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा फिर आपको, क्योंकि फिर आपके पास एजुकेशन की डिग्रियां भली रही हैं, लेकिन फिर आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। और फिर जब आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे क्योंकि आप एक यूजलेस क्लास हो, आपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया, रीस्किलिंग नहीं की, या गवर्नमेंट ने आपकी मदद नहीं करी, तो फिर परिणाम होगा आप केवल सेल्फ एम्प्लॉयड बनना ज्यादा पसंद करोगे। फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाओगे। और कहने को लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इज्जत करते हैं, बट रियलिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट जो कि जॉब क्राइसिस को इशारा करती हैं, जॉब क्राइसिस से जोड़ के प्रस्तुत की जाती है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया स्टूडेंट? मैंने आप लोगों को लेबर सेक्टर प्रॉब्लम पढ़ा दी, एम्प्लॉयमेंट डेटा की डिबेट्स आपके साथ शेयर करी, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट डेटा कैसे निकाले जाते हैं वो शेयर किया, जॉब क्राइसिस की डिबेट शेयर की। आपको सॉल्यूशंस देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस लिमिटेड है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट कि नंबर 1, भारत के एमएसएमई सेक्टर को पूरी तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसे रिजुविनेट किया जाए, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा नौकरियां डेवलप हो सकती हैं एमएसएमई सेक्टर के। तो भारत में सबसे बड़ी मात्रा में हमारा जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को रिजुविनेट किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। कोरोना के बाद बहुत दयनीय स्थिति में चले गए हैं हमारे एमएसएमई। आज जहां तक मेरी जानकारी है, आज भारत में 6.5 करोड़ एमएसएमई है स्टूडेंट, 6.5 करोड़ एमएसएमई। और भारत के एक्सपोर्ट का, भारत के टोटल एक्सपोर्ट का, भारत के कुल श्रम बल का एक मोटा फिगर रखते हैं। आज भारत के श्रम बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई में काम करता है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का स्टूडेंट बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई से आता है। हमारी टोटल जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से आता है। तो उसे रिजुविनेट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम जॉबलेस ग्रोथ के कलंक को कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो भारत में अगर रोजगार विहीन समृद्धि
भारत में अगर रोजगार विहीन समृद्धि, भारत में अगर रोजगार विहीन समृद्धि के कलंक को मिटाना है, जॉबलेस ग्रोथ के कलंक को मिटाना है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वर्ष 2000 से लेकर 2012 तक हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट का जो ग्रोथ था, ग्रोथ बोल रहा हूं मैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट का जो ग्रोथ था वो 1.6% के आसपास था। अच्छा ही है, 1.6 पे बहुत खराब तो नहीं है, अच्छा ही है। अरे भाई एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ बोल रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट रेट में बताया था ना, सब लोग जो काम कर रहे हैं, तो 64 करोड़ में अगर 1% भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो फिर ठीक फिगर, कोई खराब फिगर नहीं। 60-70 लाख लोगों को करीबन 2% का काउंट कर लें तो 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 के बाद भारत में कलंक लग गया है कि हम लोग एक रोजगार विहीन समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और 2012 से लेकर स्टूडेंट लगभग 2021 तक भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ केवल 0.01% रही है, ना के बराबर। क्यों नहीं रही है? क्योंकि आज हमारे यहाँ एक समस्या है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है स्टूडेंट, यानी कि आज हमारा आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को काउंट कर लें तो बहुत ही लिमिटेड है। उसके अलावा स्टूडेंट जो रोजगार होने चाहिए वो बहुत बड़ी मात्रा में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ज्यादा आ रहे हैं, वो बेसिकली एक संगठित उद्योग की तरफ से कम देखने को मिल रहे हैं। और यह जो आंकड़ा है वो बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा है, जो कि प्रस्तुत करता है वह पिक्चर कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आपने संगठित नहीं किया, आपने उनकी आवाज को बुलंद नहीं किया। किया होता तो भारत में रोजगार विहीन समृद्धि देखने को नहीं मिल रही होती, हमें रोजगार विहीन समृद्धि की अपेक्षा कर रोजगार युक्त समृद्धि देखने को मिल रही होती। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को संगठित करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ वहीं से आएगा। जो हमने यूके से ना पैनल बनाया गया था 2019 का, उसे आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की सब्सिडी दीजिए, और उनको बड़ी से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंसेंटिव हो सकता है, जो लाभ हो सकता है, उसे देने की कोशिश करिए। और नियोजन के लिए अभी सरकार ने जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम चलाई है उसको आगे बढ़ाना अति अनिवार्य है। तो एक तो इस पर फोकस किया जाए एमएसएमई पर। दूसरा स्टूडेंट, हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरफ भी चलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, अपैरल उद्योग, ये बड़ी मात्रा में नौकरियां पैदा करने वाले क्षेत्र हैं, उनकी तरफ हमें फोकस जरूर करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरफ। क्योंकि असल में दिक्कत क्या होती है ना कि इकोनॉमी एक तो इससे बहुत परेशान है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंसेप्ट है, उसको हम डिनाई कैसे कर सकते हैं, उसको हम पूरी तरीके से नकार नहीं कर सकते। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है? अरे किसी अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, देखिएगा अगर कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनियां और मशीनें खरीदने लगती हैं, और मशीनरी खरीदने लगती हैं, और मशीनरी खरीदने लगती हैं, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है तो धीरे धीरे कर वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है, और वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है तो फिर सीधी सी बात है, लेबर्स को कम हायर करेंगे, क्योंकि सारे काम तो मशीनों ने करने हैं। तो प्रॉफिट बढ़ता है, मशीनरी मशीनरी ज्यादा खरीदने लगती है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी, ऑटोमेशन, उनको खरीदने लगती है, उन मशीनों के अनुसार उस पर ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो फिर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिवनेस बढ़ जाती है, पूंजी का प्रयोग ज्यादा करते हुए उद्योग को चलाने की कोशिश करते हैं, और लेबर की जो डिमांड होती है, जो श्रमिकों की ओवरऑल डिमांड होती है, लेबर की डिमांड होती है, वो कम होने लगती है, समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको लंबी अवधि में उन सेक्टर की तरफ फोकस करना पड़ेगा जो कि लेबर इंटेंसिव ज्यादा है। नौकरियां वहीं से आएंगी भाई, नौकरी आएंगी टेक्सटाइल से, नौकरी आएंगी मैन्युफैक्चरिंग से, नौकरी आएंगी एमएसएमई से, नौकरी आएंगी बहुत बड़ी मात्रा में अपैरल से, फूड प्रोसेसिंग से, जो कि लेबर इंटेंसिव से, टूरिज्म से, जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो इन लेबर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक आप इसको नहीं बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत बड़ी मात्रा में, देखिए कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जीडीपी ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर जॉब ग्रोथ के लिए जरूरी है। बड़े अच्छे से याद रखिए इस टर्म को। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जहां बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, बहुत सघन पूंजी चाहिए, पूंजी का संकेंद्रण ज्यादा चाहिए, ताकि आप लाभ को आगे बढ़ा सकें, प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकें, और टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर सकें, जीडीपी में ज्यादा योगदान कर सकें, आउटपुट ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकें। तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की जरूरत जीडीपी को है, आउटपुट ग्रोथ को है, टैक्स रेवेन्यू को है। लेकिन जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर का होना। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये भारत में होगा तो फंडामेंटल चेंज देखने मिलेंगे। साथ ही साथ सॉल्यूशन में मैं ये भी लिखना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। अब जैसे सरकार बहुत वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोल रही है, जैसे कानपुर में वर्ल्ड बैंक की मदद से एक स्किल यूनिवर्सिटीज ओपन की जाए, स्किल सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सिंगापुर में है। तो भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उनका सहयोग बढ़ना चाहिए, उनको बड़ी मात्रा में आगे बढ़ाया जाए, और इनका सीधे सीधे इंडस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट हो, ताकि ये ऑन डिमांड ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सके, अच्छे टीचर्स हो, अच्छी फैसिलिटी हो। हमने एक जमाना था स्टूडेंट, याद करिए अगर आप इस विषय को समझते हो, मैंने जब इंजीनियरिंग की थी स्टूडेंट, जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी 12th कंप्लीट करने के बाद, तो उस समय ना अच्छा खासा प्रभाव था पॉलिटेक्निक कॉलेज का। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बहुत डिमांड थी स्टूडेंट। और क्या होता था कि पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स होता था, और अगर आपने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी, उसमें अलग अलग ट्रेड होते थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अलग अलग ट्रेड होते थे। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी तो पॉलिटेक्निक के बाद आपको इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर स्किप करके सेकंड ईयर में एडमिशन भी मिल जाता था, होता था स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग पॉलिटेक्निक, आईटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित ही नहीं होते, क्योंकि हमारी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है। और अब तो ये भाव हो गया है कि आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटेक्निक, आईटीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इन सबको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको बोला जाए कि आप ऑन डिमांड ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनिश्चित करें, स्थानीय कंपनियों से सहयोग करें। कंपनियां ट्रेनिंग नहीं देना चाहती क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग करना चाहती, वैसे उनकी इनकम नहीं है, तो वो लो वेज इकोनॉमी को प्रमोट करती है। तो कंपनियों को बोला जाए कि काम करिए, आप अपने प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। तो ऑन डिमांड ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। ऑन डिमांड ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री से जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, इंडस्ट्री से जो सहयोग है, जो उद्योगों से सहयोग है, वो आगे बढ़ेगा स्टूडेंट। तो बड़ा फंडामेंटल चेंज देखने को मिलेगा। तो ये होना चाहिए भारत में। साथ ही साथ स्टूडेंट, मेरा मानना है कि भारत के लिए बेहद आवश्यक है कि भारत में एक मिनिमम वेज पॉलिसी होनी चाहिए। हालांकि ये निर्धारित कर ली गई है लेबर लॉ रिफॉर्म्स के माध्यम से, तो एक मिनिमम फ्लोर वेज और एक मिनिमम वेज इकोनॉमी, एक मिनिमम वेज इकोनॉमी की संकल्पना जरूर होनी चाहिए भारत में। हमारे यहाँ मिनिमम फ्लोर वेज का मतलब है इसके नीचे इनकम नहीं हो सकती, तो मिनिमम फ्लोर वेज का कंसेप्ट होना चाहिए। मिनिमम फ्लोर वेज के साथ साथ मिनिमम वेज इकोनॉमी का संकल्प जो है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलना चाहिए। अच्छा, एक कंसेप्ट समझिए आप, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अनएम्प्लॉयमेंट का एक टेक्निकल मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है, बेरोजगारी का मतलब यह है कि व्यक्ति नौकरी चाहता है, ढूंढ रहा है, मिल नहीं रही है। लेकिन अगला प्रश्न ये होता है होना चाहिए क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि स्टूडेंट इनएडिक्वेट लेबर डिमांड है, अपर्याप्त लेबर डिमांड है, या लेबर डिमांड है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि लेबर डिमांड नहीं है
और लेबर डिमांड क्यों नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा स्टूडेंट? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब है कि लोग नौकरी चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा, ये इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लेबर डिमांड नहीं है। और लेबर डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी में बूस्ट नहीं है, एक व्यवहारात्मक परिवर्तन नहीं है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। क्योंकि जब ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड आएगा तो लेबर डिमांड आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी, वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, जब लेबर डिमांड कम होने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर है भी, उनकी जो मिनिमम वेज है वो कम होने लगती है। उनकी मिनिमम वेज कम ना हो इसके प्रयास होने चाहिए, क्योंकि इस बात को मत भूलिए, नौकरियों में वेज अगर कम हो रहे हैं तो आगे चलकर मुद्रास्फीति जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो उन पैसे को पूरी तरीके से अपर्याप्त कर देगी और मिनिमम वेज ना हो पाने की वजह से इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलकर अंडर एम्प्लॉयमेंट के युग में चला जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमें मिनिमम वेज इकोनॉमी को टारगेट करना पड़ेगा, मिनिमम वेज इकोनॉमी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये बेहद आवश्यक टर्म है जो कि समय के साथ जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए मतलब सरकार क्लेम कर रही है कि हमने बहुत बड़ी मात्रा में जीडीपी ग्रोथ को सुनिश्चित किया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहां है लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, कहां है लेबर डिमांड, कहां है वेज ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ तो है ना, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के साथ वेज ग्रोथ कहां है? जीडीपी ग्रोथ के साथ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कहां है? उन सबको भी काउंट करना बहुत जरूरी है। और उन सबको जब तक हम काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा गैप हमेशा बना रहेगा, उस गैप को समाप्त करना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ स्टूडेंट बेहद जरूरी है कि भारत में अग्रेरियन अग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट से लोगों को बाहर निकालते हुए नॉन फार्म या गैर कृषि, भारत में अग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालते हुए श्रमिकों को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो कृषि आधारित श्रम बाजार है, कल जैसा मैंने आपको बताया था कि भारत की लेबर फोर्स का टोटल 45%, कल आपको बताया था ना कि भारत का जो टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है उनमें से 45% लोग स्टूडेंट अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहां पर जीवीए ग्रोथ नाम मात्र का नहीं है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है स्टूडेंट कि जिस सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ सिकुड़ रही है उस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप देखिए हुआ क्या है, आज के मतलब 40-50 साल पहले स्टूडेंट हमारी अगर आबादी, अगर मैं एटलीस्ट 40 इयर्स मान लेता हूं, लेट्स से 1980s मान लेते हैं, तो 1980s में अगर हमारी आबादी 85 करोड़ की रही होगी, तो 85 करोड़ में अगर मान लेते हैं बहुत बड़ी मात्रा में 40-50 करोड़ लोग अगर कृषि पर आश्रित रहे होंगे, तो आज भी 40-50 करोड़ लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आबादी का बेस तो बहुत बढ़ गया ना, 80 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गई है, और उसमें से आपका जो श्रम बाजार है उसका 45%, 30-35 करोड़ जो भी होगा वो करीबन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रतिशत संदर्भ में एग्रीकल्चर सेक्टर पर आश्रित जो जनसंख्या है वो भले कम है, एक जमाने में 80-90% थी, वो घट के 45% आ गई होगी। प्रतिशत संदर्भ में कृषि पर आधारित हमारा जो श्रम बल है वो प्रतिशत संदर्भ में थोड़ा कम हुआ है, 90% रहा होगा, 80% रहा होगा, 45 पर आ गया है, वो प्रतिशत संदर्भ में कम हुआ है, लेकिन संख्याओं के संदर्भ में वो लगभग नहीं है। क्योंकि पहले भी करीबन 40 करोड़, पहले भाई 80 करोड़ के, पहले करीबन 80-90 करोड़ के अगर 60-70% लोग कृषि पर आधारित रहे होंगे तो वो करीबन 40-45 करोड़ आएगा। तो आज भारत में 140 करोड़ आबादी में से 88 करोड़ जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 45% अगर मान ले तो कृषि पर आश्रित है। तो प्रतिशत संदर्भ में कृषि पर आश्रित जनसंख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि में वो ज्यों की त्यों है। पहले भी 30-35 करोड़ लोग कृषि पर आश्रित थे, आज भी 30-35 करोड़ लोग कृषि पर आश्रित हैं। पहले प्रतिशत संदर्भ ज्यादा था, अब कम है क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन बड़ी है हमारी। तो इसलिए स्टूडेंट कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा अवसाद ग्रसित है जिसे दूर करना जरूरी है। कृषि के साथ समस्या यह है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो की त्यों बनी हुई है, और ऐसे में अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेज ग्रोथ, अनस्किल्ड वर्क आपको केवल और केवल कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने मिलेगा। तो इस क्षेत्र को में कार्यरत अधिकांश जो श्रम बल है, ये कोई नहीं कह रहा कि कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए, कर भी नहीं सकते, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमारे यहाँ जो अत्यधिक श्रम बल है उस अत्यधिक श्रम बल का पलायन करना होगा और उसे नॉन फार्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना पड़ेगा, गैर कृषि आधारित उद्योग की तरफ ले जाना पड़ेगा। ले जाने का मतलब है कौशल के आधार पर, बिना कौशल के नहीं, कौशल के आधार पर। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट से बढ़कर हमें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, और इसे करने के लिए सरकार के पास विभिन्न प्रकार के जो सब्सिडी कार्यक्रम है वो होने चाहिए, जो वेज सब्सिडी कार्यक्रम है वो होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो होने चाहिए, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है जो कि निर्मला सीतारमण ने चालू करी है इस बजट में, वो होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, INCENTIVE, इंसेंटिव मतलब एक तरीके का प्रोत्साहन। तो रोजगार प्रोत्साहन योजना होनी चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रम होने चाहिए, वेज सब्सिडीज होनी चाहिए कि कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण करने के बाद अगर उन्हें नॉन फार्म क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाएगा तो कुछ समय तक कुछ पैसा सरकार देगी, उनकी सैलरी या EPFO की राशि सरकार देगी। तो ये सब हमारे यहाँ जो नवाचार है ये जरूर होने चाहिए, इनको अपनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये सब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक और बिंदु, इस रिपोर्ट से डरना नहीं चाहिए। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के जितने भी क्रिटिकल पार्ट हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब सरकार तो इसका खंडन करने के लिए तैयार हो गई है। जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ने जो मुद्दे उठाए हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का कम है, युवाओं के बीच में हर स्टूडेंट 6 अगर आपको बेरोजगार लोग दिख रहे हैं तो उनमें से 5 लोग आपको युवा दिखेंगे 21-29 वर्ष के। 83% वाला डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एजुकेटेड युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो रिपोर्ट गलत कहां है? इस रिपोर्ट को साक्ष्य मानते हुए, इस रिपोर्ट को एविडेंस मानते हुए, इस रिपोर्ट के जितने भी प्रकार के संदर्भ हैं उनको चुनौती मानते हुए सरकार को होमवर्क करना चाहिए, ना कि इसका खंडन करना चाहिए। अब सरकार तो खंडन पर उतारी हो गई है, जैसा कि कल मैंने दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं आपको। देखिए ये खबर है इसी 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की, सेंटर लाइकली टू मूव ILO अगेंस्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, और लिखा हुआ है, सुनिएगा, एक लिखा हुआ है स्टूडेंट, द ILO मॉडल डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिचुएशन, से ऑफिशियल कंट्रीज यूथ अकाउंट फॉर 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स रिपोर्ट। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कल कि भारत में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनमें 83% लोग एजुकेटेड युवा हैं। तो सरकार बोलती है कि नहीं ये तो इंडिया पे लागू ही नहीं होता, हमारा तो अलग तरीके से कैलकुलेट होता है फॉर्मूला। तो ऐसे कितनी रिपोर्ट का खंडन कीजिएगा। सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नहीं मानती, स्लेवरी इंडेक्स को नहीं मानती, HDI को नहीं मानती, इस चीज को, इस पूरे पैरामीटर को नहीं मानती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मान लेती है। तो जहां उनको सही लगता है वहां मान लेते हैं, जहां उनको गलत लगता है वहां पर खंडन करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट का खंडन करने से कोई मतलब नहीं है, यथार्थ को समझिए, एक्सेप्ट करिए। इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ हम चल निकले हैं और वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमें कल्प नियोजन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। और देखिए यहां पर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मिनिस्टर जो हमारे मनसुख मंडाविया साहब हैं वो कह रहे हैं, सुनिएगा, The Union Labour Minister had earlier expressed doubt over the data provided by private agency such as Center for Monitoring Indian Economy. The government has been insisting that the periodic labor force survey have better data on the situation in India. अब गवर्नमेंट कहती है कि periodic labor force survey का डेटा ही सर्वोपरि है, बेस्ट है, जबकि मैंने अभी आपको बताया वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट ठीक से करते ही नहीं है। वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट नहीं करते, डिस्ट्रेस फैक्टर को कैलकुलेट नहीं करते, वो उन सब चीजों को इंगित करते ही नहीं है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बेहतर है, उसे और बेहतर बनाइए।
इंडिया एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को प्रासंगिक बनाने की कोशिश करिए, उनसे भागने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है स्टूडेंट, इसके अनुसार चलने की कोशिश की जाए। तो मेरा सजेशन, मेरा सुझाव, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ भारत में नौकरियों के जो आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्रस्तुत करता है, उसको बेस बनाया जाए। जैसा कि इनका एक रिपोर्ट निकलता है, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। तो कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे जो है उसको आधार बनाते हुए और इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को और संगठित करने का प्रयास करे और व्यवहारात्मक बनाने की कोशिश करे। तो जब हम इसे और व्यवहारात्मक बनाएंगे और सही डायरेक्शन में एम्प्लॉय करेंगे तो रिजल्ट फंडामेंटली ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लोक नीतियों से संबंधित कि भारत में पूरे के पूरे श्रम बाजार से रिलेटेड जितनी भी लोक नीतियां चल रही हैं उन लोक नीतियों को और इंटेंसिफाइड किया जाए, उनको और व्यवहारात्मक रूप से और स्टूडेंट प्रशस्त करने की कोशिश की जाए और सशक्त करने की कोशिश की जाए। हमारी जो लोक नीतियां हैं उन्हें और इंटेंसिफाइड किया जाए, उन्हें और गंभीर बनाया जाए, उन्हें और इंटेंसिफाइड किया जाए, उन्हें और गंभीर बनाया जाए ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक सही मायने में लाभ पहुंच सके या लाभ देखे जाए। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं उन सबका एक विवरण देने की कोशिश करता हूं आगे बढ़ते इस इधर पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी है स्टूडेंट, उनके अनुसार सरकार को चलना होगा। लेबर वेलफेयर के साथ साथ लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स और साथ ही साथ जॉब डेटा डिबेट्स, इन सबसे जुड़ी चीजें हैं, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो चल रही नीति वो बेहतर है, उन्हें और संगठित करने की आवश्यकता है। जैसे कि श्रम सुविधा पोर्टल, जैसे कि भारत में जितने भी भारत की कंपनियां हैं उन सबको कहा जा रहा है श्रम सुविधा पोर्टल पे आइए, लॉग ऑन करिए, अपने आप को पंजीकृत करिए, जिसको हम कहते हैं श्रमेव जयते कार्यक्रम, जो सरकार ने अगस्त 2014 में चालू किया था। तो श्रमेव जयते कार्यक्रम हुआ, श्रम सुविधा पोर्टल है, इसको और प्रासंगिक बनाया जाए। साथ ही साथ सरकार ने जो सुविधा चालू करी है यूलिन, यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये लेबर का नंबर नहीं है, ये कंपनियों का नंबर है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनियों का नंबर है, फर्म का नंबर है, उसके अनुसार वो लॉगिन करते हैं श्रम सुविधा पोर्टल पर। इससे लेबर लॉ को फॉलो करना, कंप्लायंस करना आसान हो जाता है। तो यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर यूलिन, इसको और पॉपुलर बनाया जाए। यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन्हें और संगठित किया जाए, इन्हें और सही दिशा में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही साथ ईपीएफओ के जो अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए आजकल एक यूनिवर्सल सेवा चालू की गई है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए है, कंपनी कोई भी ज्वाइन करिए नंबर हमेशा एक ही रहेगा जैसा कि पैन नंबर होता है। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए है। तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी के प्रारूप है और डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है लेबर रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि आपको उनको वेतनमान देना, सब्सिडी देना, ट्रेनिंग के लिए पैसे देना, वेज सब्सिडी देना, इंसेंटिव देना आसान हो जाएगा। तो यूलिन के साथ साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सुनिश्चित करना, इसको बेहतर तरीके से नियोजित किया जाए, जरूरी है। साथ ही साथ सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, अब थोड़ा सा इन कार्यक्रम के बारे में होमवर्क करिएगा क्योंकि ये सब प्रीलिम्स की जरूरी चीजें हैं। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये थोड़ा बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा, एक दो लाइन के पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। याद ये रखिएगा कौन सा मंत्रालय चला रहा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पॉलिसी है उसका फ्रेमवर्क क्या है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुआ, संकल्प हुआ, एस्पायर कार्यक्रम हुआ, ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम स्टूडेंट लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए हैं और लेबर के रिफॉर्म्स के लिए, तो इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इनको मजबूती प्रदान की जाए, जरूरी है। कौशल विकास कार्यक्रम, जब तो कौशल विकास योजना के लिए स्टूडेंट सरकार ने महत्वपूर्ण एजेंसियां भी बनाई है जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और कौशल विकास योजना के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप कौशल प्राप्त करते हैं इस योजना के अंतर्गत तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं आरपीएल। आरपीएल का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पहले सीख ली गई स्किल्स का सर्टिफिकेट मिलता है, आरपीएल सर्टिफिकेट। ये पीटी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पहले सीख ली गई स्किल्स का सर्टिफिकेट मिलता है ताकि आप उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकें। तो ये करने की आवश्यकता है जो कि जरूरी है। और कुछ कार्यक्रमों की बात करता हूं स्टूडेंट। एक कार्यक्रम है जो कि अच्छा एक वेब पोर्टल सरकार ने तैयार किया है, नेशनल करियर सर्विस। इस पोर्टल का नाम है नेशनल करियर सर्विस। इसमें जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त करता है वो चाहे तो अपनी डिटेल्स इस वेबसाइट पर जाकर डाल सकता है और इस वेबसाइट पर बेसिकली सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी नौकरी सर्च करनी है तो उसकी जानकारी रहती है। एक तरीके से जॉब वेबसाइट है नेशनल करियर सर्विस। तो नेशनल करियर सर्विस में आपको बेसिकली लेबर्स जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करी है उनका डेटा मिलता है, तो कंपनियां सर्च करके उन लेबर को कांटेक्ट कर सकती हैं और जो लेबर होते हैं वो अपनी नौकरियों के लिए सीवी डाल सकते हैं और कंपनियां जहां नौकरियां निकली हुई उसके बारे में फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जॉब पोर्टल है। तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है, उसका खूब इस्तेमाल किया जाए, उसको और पॉपुलराइज किया जाए ताकि फंडामेंटली और बड़े सुझाव और बड़े बदलाव देखने को मिले। साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि श्रमिकों के संपूर्ण कल्याण के लिए आईएलओ के जो कन्वेंशन है, आईएलओ के जो कानून है, आईएलओ के जो कानून है जिसे हम अभी समय कहते हैं आईएलओ के कन्वेंशन है, उन आईएलओ के कन्वेंशन को सरकार बहुत सीरियसली फॉलो करे। उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी है सरकार की, उन्हें सीरियसली फॉलो करने की कोशिश करे। जैसे कि आईएलओ कन्वेंशन क्रमांक 111, कन्वेंशन क्रमांक 111 लिखते चलिएगा स्टूडेंट। कन्वेंशन क्रमांक 111 कहता है कार्यस्थल पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई विभेद नहीं होना चाहिए कार्यस्थल पर, किसी प्रकार का विभेद नहीं, किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं। और ये होता नहीं है स्टूडेंट, हम जानते हैं अभी जो कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ हुआ है वो बेसिकली उसके कार्यस्थल पर ना विशाखा गाइडलाइंस फॉलो की गई, कार्यस्थल पर उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया गया और जो विभत्स घटनाक्रम हुआ है उसमें डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है स्टूडेंट। वो डॉक्टर से नेक्स्ट टू गॉड ही होते हैं, भगवान के बाद अगर कोई भगवान है स्टूडेंट तो डॉक्टर ही होते हैं और उनके साथ अगर इस तरीके के विभत्स कार्य हो रहे हैं तो सोचिए उनकी सामूहिक अंतरात्मा में किस प्रकार की चोट पहुंच रही होगी। तो इसलिए स्टूडेंट आईएलओ के कन्वेंशन को कार्यस्थलों पर फॉलो किया जाए, जरूरी है। तो आईएलओ के कन्वेंशन क्रमांक 111 को फॉलो किया जाए जो कि कहता है कि कार्यस्थल पर डिस्क्रिमिनेशन ना होवे। 138 को फॉलो किया जाए जो कहता है कार्यस्थल पर न्यूनतम उम्र से नीचे के लोग भर्ती ना हो, चाइल्ड लेबर ना हो, न्यूनतम उम्र से नीचे के लोग भर्ती ना हो, न्यूनतम उम्र से नीचे की भर्ती ना हो और अधिकतम उम्र से भी ऊपर की भर्ती ना हो। तो 138 कहता है मिनिमम एज होनी चाहिए कार्यस्थल पर। साथ ही साथ स्टूडेंट आईएलओ का कन्वेंशन क्रमांक 182, ये पीटी का क्वेश्चन भी रह चुका है, 182 कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो इनको फॉलो करना स्टूडेंट अति अनिवार्य है, ये भारत में होना चाहिए। तो भारत की अपनी व्यवहारात्मक रणनीति जो लेबर सेक्टर की तरफ होनी चाहिए उसमें आईएलओ के कन्वेंशन को फॉलो करना अति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट कुछ कार्यक्रम है इनको लोकप्रिय बनाया जाए। उदाहरण के तौर पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चालू किया गया पिछले साल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के दिन चालू किया गया पीएम विश्वकर्मा योजना।
पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी शायद 17 सितंबर को ही होता है, तो 17 सितंबर को चालू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें अलग अलग प्रकार के 18 ट्रेड सुनिश्चित किए गए हैं और लोगों को, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी और पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ही बाजार को थोड़ा बड़ा कर सके। तो ये मौका दिया जाएगा। तो इस योजना को और संगठित किया जाए। पीएम स्वनिधि कार्यक्रम में लाभार्थियों को और लाभ दिया जाए ताकि स्ट्रीट वेंडर्स का कल्याण हो सके। साथ ही साथ इंश्योरेंस स्कीम जो सरकार चला रही है, अटल पेंशन योजना, और इस साल का प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस साल का क्वेश्चन भी रहा है। तो श्रम योगी मानधन योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि, अटल पेंशन योजना, इन योजनाओं को, इन लोक नीतियों को लाभार्थियों तक और पहुंचाया जा सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा जा सके, उन सबसे जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इन योजनाओं वगैरह के बारे में ये सब मैं प्रीलिम्स से बताता हूं आपको। अगर मैं नाम लिख रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी डिटेल्स देखिए। इस साल के प्रीलिम्स पढ़ाया था मैंने, 3 साल से पढ़ा रहा हूं श्रम योगी मानधन योजना। इस साल जाके पूछा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। जनधन में चालू किया गया था अटल पेंशन योजना, और उसके बाद स्टूडेंट, हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेबर्स हैं, उनके कल्याण के लिए श्रम योगी मानधन योजना चालू की गई, जो कि एक पेंशन प्रोग्राम है, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी है, जहां पर भारत में लेबर सेक्टर में देखने को कम मिलती है। तो इन सब का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि जरूरी है स्टूडेंट। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट अब धीरे धीरे लागू होने चालू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे भारत में सभी राज्यों को अब लेबर लॉ कोड धीरे धीरे लागू करने चाहिए। तो भारत में स्टूडेंट लेबर लॉ, जैसा मैं कल बता रहा था कि हमारे यहां लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। हमारे यहां जो लेबर लॉ है स्टूडेंट, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में आने की वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉ हो जाता है। लेबर लॉ की बहुतायत मात्रा में देखने जाते हैं, कंप्लायंस मुश्किल हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए, जैसा मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि रविंद्र वर्मा कमीशन बनाया गया था, सेकंड लेबर लॉ कमीशन, दूसरा लेबर लॉ कमीशन, रविंद्र वर्मा कमीशन बनाया गया, और भारत में निर्धारित किया गया लेबर लॉ कोड, और इसमें करीबन 44 अलग अलग प्रकार के लेबर लॉ को एकीकृत कर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो भारत में श्रम कानून की नई संहिता बनाई गई है। तो इस नई संहिता के 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है वेतनमान से संबंधित, जिसमें न्यूनतम वेतनमान का सिद्धांत दिया गया है। दूसरा पार्ट है औद्योगिक संबंध से संबंधित, इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित, इसको जगह दी गई है, तो इसकी उपयोगिता है। तीसरा पार्ट है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, कि कर्मचारियों को भरपूर मात्रा में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, ईपीएफओ मिलना चाहिए, ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, बोनसेस मिलने चाहिए, इनकी व्यवस्था की गई है। पूरे भारत में सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है कार्यस्थल पर सुरक्षा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अब लेबर लॉ कोड के बारे में अलग से भी कभी पढ़ेंगे। अभी केवल मैं इतना पढ़ा रहा हूं कि लेबर लॉ कोड लागू हो चुके हैं भारत में, लेकिन पूरे भारत में धीरे धीरे कर, हर राज्य में धीरे धीरे कर इंप्लीमेंट होना चालू हो रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि अब हम लेबर लॉ कोड के माध्यम से, हम बड़ी मात्रा में लेबर लॉ कोड के माध्यम से अपनी लोक नीतियों को संचालित करने की कोशिश करें, श्रम कानूनों को निर्धारित करें, ताकि श्रम कानूनों में जो मल्टीप्लिसिटी थी वो दूर की जा सके, और कंप्लायंस जो है कंपनियों का आसान किया जा सके। अब इसके दूरगामी परिणाम तो बाद में ही पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में श्रमिकों की बड़ी समस्याओं को देखते हुए, आज भारत में जो डोमेस्टिक वर्कर है, आज भारत में जो घरेलू कामगार हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, घर में आने वाला ड्राइवर है, माली है, या फिर एक मेड अगर काम कर रही है, आया अगर काम कर रही है, तो उनको एक सीमित पेमेंट मिल सके, उनके राइट्स डिफाइन रहे, इनके लिए एक ऑल इंडिया सर्वे भी हो चुका है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत हद तक व्यवस्थित नहीं है। तो भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ जो वायलेंस होता है वो रोकना चाहिए, उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि अति अनिवार्य है। और साथ ही साथ स्टूडेंट, भारत में जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो विस्थापित श्रमिक होते हैं, उन माइग्रेंट वर्कर्स के कल्याण की भी नीति होनी चाहिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके कल्याण के लिए भी एक विशुद्ध रणनीति होनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे ध्यान में जरूर रखा जाए। इसके बाद स्टूडेंट, एक अंतिम क्षेत्र के अंतर्गत इस समय गिग इकोनॉमी का प्रभाव बढ़ गया है। आजकल जो टेम्पररी अर्थव्यवस्था है, टेम्पररी इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का। गिग इकोनॉमी करती क्या है? गिग इकोनॉमी एक तरीके से एक कॉन्ट्रेक्चुअल अनुबंधित रोजगार को, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ा रहा है। कुछ हद तक अच्छी भी है, कुछ हद तक खराब भी है। अच्छी और खराब दोनों फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, गिग इकोनॉमी के नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? नेगेटिव फैक्टर्स ये है कि बेसिकली ये जो गिग इकोनॉमी है स्टूडेंट, ये लेबर लॉ कोड के बाहर है। आपके जो श्रम कानून है, उन श्रम कानून के बाहर है। तो बहुत हद तक श्रम कानून इस पर लागू नहीं होते हैं, लेबर लॉ कोड के बाहर है। और इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यह है स्टूडेंट, गिग इकोनॉमी का, कि इसमें स्टूडेंट ये इनकम डिस्पैरिटी या आय की विषमता पैदा कर रहा है। ये इस बात का घोतक है कि समाज में आय की विषमता है। गिग इकोनॉमी क्यों देखने मिल रही है? गिग इकोनॉमी इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में आय की विषमता है। आय की विषमता इसलिए है क्योंकि कुछ हद तक लोगों की आय बहुत अच्छी है, जो सीईओज और एमडीज हैं, लेबर क्लास की अच्छी नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो इसके चलते एक इनकम डिस्पैरिटी, आय की विषमता पैदा हो गया, अंतराल पैदा हो गया, और उस अंतराल को आगे बढ़ाता है गिग इकोनॉमी। क्योंकि जो इसका हिस्सा बन जाएंगे वो कुछ हद तक अपने अंतराल को कम कर लेंगे, लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे वो उस अंतराल को कम नहीं कर पाएंगे। तो गिग इकोनॉमी जो है स्टूडेंट, गिग इकोनॉमी में ना आप जितना ज्यादा नेगोशिएट कर लो, वही काम आप भी कर रहे हो 8 घंटे का, वही काम कोई और कर रहा है 8 घंटे का, जितना ज्यादा नेगोशिएट कर लो उतना ज्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मात्रा में एक स्टेबल जॉब देखने को नहीं मिलती है, उल्टा ये इनकम डिस्पैरिटी को आगे बढ़ाएगा। गिग इकोनॉमी के साथ एक बड़ी बात है स्टूडेंट, गिग इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं है। अब जो लोग अर्बन क्लैप में काम कर रहे हैं, जो लोग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जो लोग अर्बन क्लैप में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, अमेजॉन डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, इनके डिलीवरी बॉय हैं, तो ये स्टेबल जॉब्स नहीं है। ये स्टेबल जॉब्स इसलिए नहीं, पैसे जरूर है, 35-40 हजार रुपए तक कमा लेते हैं स्टूडेंट डिलीवरी बॉयज, 50-50, 60-60 हजार रुपए तक की डिलीवरी बॉयज हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है कितनी मेहनत वो दिन में कर लेते हैं। 17-17, 18-18 घंटे तक मेहनत करने तैयार हो जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज होते हैं, और उसके बाद उनको जो फीस मिलती है वो अपनी इनकम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं है स्टूडेंट। वो स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें, इस गिग इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज की सोसाइटी की रियलिटी है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो सोशल सिक्योरिटी का अभाव है, और बेसिकली जो लो स्किल्ड होते हैं उनकी एंट्री ज्यादा हो जाती है इस गिग इकोनॉमी में। अच्छी बात यह है स्टूडेंट, गिग इकोनॉमी में अच्छी बात यह है, पॉजिटिव फैक्टर यह है कि गिग इकोनॉमी में टेम्पररी काम करने वाले जो लोग हैं उनको मौका मिला है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, खास करके थोड़े बहुत जो टेक्निकल काम होते हैं, टेम्पररी काम होते हैं। अब एक्सेल पे काम करना है, कोई डेटा शीट तैयार करनी है और वो आपने आउटसोर्स कर दिया है, तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार का विकल्प बन चुका है। तो बेसिकली गिग इकोनॉमी अप टू सर्टेन एक्सटेंट महिलाओं के लिए बेहतर है, जो ऑन फील्ड नहीं, घर में रहकर काम कर रही है। तो वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी तैयार की है। तो गिग इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी चीज है। और साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है महिलाओं को, एक लचीलापन दिया है कि अपनी सुविधा के अनुसार वो काम कर सकती हैं। और हर वो व्यक्ति
जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, और खास करके टेक्निकल गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्टार्टअप इकोनॉमी का हिस्सा है, तो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल जॉब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने पहले बताया लंबी अवधि में इसलिए समस्या है क्योंकि कितने लोग काम कर रहे हैं, इसका डेटा कैलकुलेशन मुश्किल है और ये सोशल सिक्योरिटी के अभाव को पैदा करता है। हालांकि सरकार कहती है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में गिग इकोनॉमी भी कैलकुलेट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट गिग इकोनॉमी लंबी अवधि में आपकी टेम्पररी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाएगा, स्टेबल जॉब के पैरामीटर को, फॉर्मल जॉब के पैरामीटर को तैयार नहीं करेगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट आखिर में सरकार ने बजट में कुछ एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम चालू करी, तो इनको आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने यूनियन बजट, हमारा जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया है 23-24 में, 23 जुलाई को 24-25 का, उसमें सरकार ने कुछ एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम चालू करी है। उस एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सरकार वेज सब्सिडी देगी, सरकार वेतनमान की सब्सिडी देगी, वेज सब्सिडी देगी। यानी कि अगर आप पहली नौकरी में जा रहे हैं तो पहली नौकरी में जो 15,000 रुपए तक की सैलरी है, तो 15,000 रुपए तक की जो सैलरी है वो सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में खुद पे करेगी। तो मान लेते हैं किसी की सैलरी 12,000 रुपए है, तो पहली नौकरी है तो कंपनी को 11 महीने की सैलरी देनी है, 1 महीने की सैलरी सरकार देगी और 3 किस्तों में पूरा करके देगी, तो वेज सब्सिडी देगी सरकार। और वेज सब्सिडी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी सुनिश्चित की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले 5 सालों के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि 25,000 रुपए तक का अगर कोई कर्मचारी काम करता है, अगर कोई कर्मचारी है और 25,000 रुपए तक की उसकी मंथली मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 25,000 रुपए तक की उसकी मैक्सिमम अगर सैलरी है, तो उस 25,000 रुपए का जो 24% है मैक्सिमम इंसेंटिव जो है, अगर 25,000 रुपए की सैलरी है उसका जो 24% है, तो 24% सरकार एक इंसेंटिव के रूप में प्रदान करेगी। सरकार 24% इंसेंटिव के रूप में प्रदान करेगी। ये जो इंसेंटिव है स्टूडेंट, ये इंसेंटिव जो है ये है एम्प्लॉइज को भी मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को भी मिलेगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी मिलेगा और साथ ही साथ जो नौकरी दे रहे हैं उनको भी मिलेगा। तो 25,000 का 24% कितना हो गया? 25,000 का 24%, 25,000 का 25% हो जाएगा 1/4। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इनकम होगी ये करीब 6,000 रुपए के आसपास तक की इनकम हो जाएगी। तो 6,000 रुपए का इंसेंटिव सरकार देगी, किसको देगी? एम्प्लॉइज को भी देगी, एम्प्लॉयर को भी देगी और बेसिकली 4 साल में वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सुझाव दिया है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम में। हालांकि इसमें एक समस्या यह है स्टूडेंट, समस्या यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको अपनी टोटल वर्कफोर्स का 25% लोगों को नई नौकरियां देनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको इंसेंटिव मिलेगा। बहुत बड़ी नंबर है। आप किसी कंपनी में अगर 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, मान लेते 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसका 25% मतलब 100 लोगों को नई नौकरी पर रखना पड़ेगा। जरूरत नहीं है तो 100 लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। 100 लोगों को नौकरी पर रखेंगे तभी जाकर आपको ये 25,000 का 24% यानी कि 6,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव मिलेगा। तो हालांकि इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ कर रही है एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम में, ये अच्छा है, ये पूरी तरीके से एक अच्छा पहलू है जो कि होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम के साथ साथ गवर्नमेंट ने पक्ष रखा है कि जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईटीआई है, आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे और उस पर आने वाले 5 साल में लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। बहुत बड़ी योजना हो जाएगी ये तो, कि हम पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने यह भी प्रॉमिस किया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम इंटर्नशिप करवाएंगे। इंटर्नशिप का मतलब होता है 2 से 3 महीने की जो किसी कंपनी में ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप कराएंगे और उस इंटर्नशिप में 5,000 रुपए का जो मंथली अलाउंस है वो सुनिश्चित किया जाएगा। उसमें कंपनी जो है उसको केवल 10% देना होगा, बाकी बचा जो 90% है गवर्नमेंट बियर करेगी, गवर्नमेंट उसे सुनिश्चित करेगी। 1 करोड़ यूथ विल बी प्रोवाइडेड इंटर्नशिप विद अ मंथली अलाउंस ऑफ 5,000 फॉर 1 ईयर। कंपनी विल बियर ट्रेनिंग अलाउंस 10% ऑफ द अलाउंस। तो कंपनी जो है स्टूडेंट जो भी अलाउंस रखेगी उसको कंपनी को केवल 10,000 रुपए 10% देना पड़ेगा, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट देगी अप टू 5,000 रुपीज। तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी स्टूडेंट, इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें मंथली अलाउंस भी मिलेगा। इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं तो उन्हें मंथली अलाउंस मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है। और अंत में गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है कि जो भी नई नौकरी में नियुक्त किए जाएंगे, जो भी भारत में कंपनियों में नई नौकरियों में नियुक्त किए जाएंगे, उनका 3,000 रुपए का ईपीएफओ सरकार भरेगी। उनका 3,000 रुपए का ईपीएफओ केंद्र सरकार फिलअप करेगी, केंद्र सरकार देने की कोशिश करेगी। तो उनका 3,000 रुपए का ईपीएफओ जो होगा, जब भी नई नौकरियां होंगी, नई भर्तियां होंगी, ईपीएफओ कटता है कर्मचारियों का। और आप तो जानते हैं 15,000 रुपए से कम सैलरी में, 15,000 रुपए तक की सैलरी में अनिवार्य रूप से ईपीएफओ कटता है। तो ईपीएफओ की 3,000 रुपए की राशि सरकार पे करेगी। तो ये सरकार ने एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम चालू की है 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट में। वेज सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सब्सिडी 24% तक की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना और जो नई भर्तियां होंगी उनके लिए ईपीएफओ की राशि सुनिश्चित करना, ये सारे कार्यक्रम। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार में, बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। 4 टॉपिक फिनिश किए मैंने। आप उसे कृपया एक टॉपिक ना देखें, उसे 4 टॉपिक है। आपने लेबर सेक्टर की प्रॉब्लम पढ़ ली, नौकरियों के डेटा कैसे निकाले जाते हैं ये देख लिए, भारत में पीएलएफएस क्या होता है ये देख लिया, भारत में जॉब का क्राइसिस क्या होता है ये देख लिया, आपने सॉल्यूशंस भी देख लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें लेयर बाय लेयर पढ़ाई करते रहनी है, टॉपिक्स देखते रहने, समझते रहने। तो इस हफ्ते के सत्र के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीक मिलूंगा तो कुछ नए टॉपिक, मेरे पास नए टॉपिक्स तैयार होते चल रहे हैं। मैं जो लिख देता हूं आप लोगों को, मेरे पास तैयार होते चल रहे हैं। अब जैसे मैं आज के सत्र के लिए, मुझे पता था कि ये सत्र में एक्सप्लेनेशन करते करते टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट ये पूरा का पूरा आपके जो टॉपिक है अभी करंट इश्यूज के साथ गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो आपके साथ प्रिपेयर किया हुआ हूं। डेफिनेटली जैसे जैसे इंटरेक्शन होते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे, ऐड होते चले जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लेवल की पढ़ाई करने के साथ साथ इसी को बेंचमार्क मानते हुए आप अपने बाकी टॉपिक्स जो मैं लिख देता हूं और अगर नहीं कर पाता हूं तो उसे करने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं बाद में ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब ऐड होंगे आपने ऑलरेडी कर लिया तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे या फिर आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इतना काफी आज के लिए। मैं अगले हफ्ते मिलूंगा तो कुछ नए टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा।